Hello students, welcome to Magnet Brains. My name is अभिषेक पांडे, your teacher for social science. So Magnet Brains एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सभी क्लास, सभी सब्जेक्ट के वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ वीडियोस देखने के बाद ना तो आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेना है, ना ही कोई पैकेज परचेज करना है, बिकॉज बेस्ट क्वालिटी कंटेंट बेस्ट टीचर्स के साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। आप मैग्नेट ब्रेन्स को फेसबुक पर, टेलीग्राम पर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं सो दैट कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आप मिस ना करें। आज मैं आप सभी के लिए एक नया यहाँ पर सेशन लेकर आया हूँ और ये जो सेशन यहाँ पर है ये क्लास 9 सोशल साइंस इकोनॉमिक्स का यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले अगर आप देखोगे तो ये एक चैप्टर का टाइटल है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ये आपका इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 है ना। इसके टॉपिक वाइज वीडियोज़ आपके पास अवेलेबल है, वन शॉट रिवीजन वीडियो अवेलेबल है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन वीडियो यहाँ पर अवेलेबल है। अब स्टूडेंट्स की डिमांड यहाँ पर ये रहती है कि कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाए हमें, या मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो हमें यहाँ पर मिल जाएं, ताकि हम अपने एग्जामिनेशन के लिए इन सभी चैप्टर्स को, है ना, और स्पेशली ये जो आपका चैप्टर नंबर 1 है इसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सकें। तो उसी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए आज का जो हमारा यहाँ पर ये सेशन है, ये चैप्टर नंबर 1 द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन मैं आप सब लोगों से यहाँ पर ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने वन शॉट रिवीजन वीडियो यहाँ पर नहीं देखा है ना, जो वन शॉट रिवीजन वीडियो होता है वो अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग ना वन शॉट रिवीजन वीडियो जो है वो ज़रूर देखें, है ना, क्योंकि वन शॉट रिवीजन वीडियो में आपके जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे इस चैप्टर से रिलेटेड वो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। और एक बार अगर आप वो चीज़ देख लोगे ना तो फिर क्या होगा कि क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत आसान यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात को आपको इंश्योर यहाँ पर करना है। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि इस चैप्टर में जो भी हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, है ना, इसमें मैं आपको वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कराऊंगा 1 नंबर या 2 नंबर के हिसाब से, फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कराऊंगा 3 नंबर के हिसाब से, और फिर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन कराऊंगा 5 नंबर के हिसाब से, ठीक है। और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको बताता रहूँगा ताकि आप चीज़ों को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके एक अच्छा आंसर यहाँ पर रेडी कर सको, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखो दिया हुआ है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का है। व्हाट आर द मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, है ना। प्रोडक्शन के लिए किसी भी चीज़ का अगर प्रोडक्शन हमें करना होता है तो हमें जो मेन फैक्टर्स यहाँ पर लगते हैं, किन किन चीज़ों की यहाँ पर आवश्यकता होती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि पहली जो चीज़ होती है इसको बोलते हैं हम लैंड, ठीक है। दूसरी चीज़ हो गई आपकी लेबर, तीसरी चीज़ यहाँ पर जो होती है इसको हम बोलते हैं फिजिकल कैपिटल, और चौथी चीज़ जो होती है इसको हम बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या है कि 1 नंबर या 2 नंबर में ये क्वेश्चन है तो आपको इतना ही यहाँ पर याद रखना है। फिजिकल कैपिटल क्या होती है, ह्यूमन कैपिटल क्या होती है, अभी आगे के क्वेश्चंस में ये चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, तो आपको परेशान नहीं होना है। तो अभी हमको ये ध्यान रखना है कि जो भी यहाँ पर प्रोडक्शन के मेन फैक्टर्स होते हैं, है ना, जो मतलब मेन फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के, वो यहाँ पर कौन कौन से हैं, वो हो गया आपका लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। ये 4 चीज़ें जो हैं ये आपको यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। अगली बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2, कंजम्पशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर इज हाईएस्ट इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, है ना। अब आज के टाइम पीरियड पर क्या हुआ, आप सभी को पता है कि आज के टाइम पीरियड पर एग्रीकल्चर जो है ना वो काफ़ी महंगी हो गई है ना। एग्रीकल्चर क्यों महंगी हो गई है, क्योंकि हमने देखा था कि प्रोडक्शन वगैरह एक्सपोनेंशियली जो है वो यहाँ पर क्या हुआ कि वो इंक्रीज हुआ, है ना। किसके बाद, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा 1962-63 में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन यहाँ पर आया था, उसकी वजह से पंजाब वगैरह में जो यहाँ पर आपके ये कह सकते हैं कि जो फर्टिलाइज़र वगैरह है ना उसका उपयोग बहुत ज़्यादा होने लगा। और आज के टाइम पीरियड पर सिचुएशन ऐसी यहाँ पर हो गई है कि अगर आप उतना केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करोगे, है ना, तो क्या होगा कि आपका जो ओवरऑल प्रोडक्शन है वो ज़्यादा नहीं हो पाएगा। इसलिए जो यहाँ पर क्या है कि जो खेती करते हैं, जो पंजाब के किसान हैं, वो लोग क्या करते हैं कि बड़े स्केल पर फर्टिलाइज़र जो है उसका यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि पंजाब हमारे देश का वो स्टेट है जहाँ पर केमिकल फर्टिलाइज़र का सबसे ज़्यादा जो है वो यूटिलाइजेशन खेती में किया जाता है, ठीक है। पंजाब की राजधानी जो है वो आपको चंडीगढ़ देखने को मिलेगी, और चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी भी आपको देखने को मिलता है। बाकी यहाँ के जो अभी चीफ मिनिस्टर नए यहाँ पर बने हैं उनका नाम है भगवंत मान। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि द क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज विच कैन बी इम्प्रूव्ड थ्रू इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इज द, मतलब कि वो जो रिसोर्स कौन सा है, द क्वालिटी ऑफ रिसोर्स विच कैन बी इम्प्रूव्ड, है ना, कि मतलब अगर हम क्या करेंगे कि एजुकेशन उनको यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, हम उसको ट्रेनिंग यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। ट्रेनिंग के माध्यम से आप ये कह सकते हैं कि जो भी स्किल्स वगैरह होती हैं,
है ना, अगर आप उनको यहाँ पर प्रोवाइड करोगे तो फिर क्या होगा कि जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो देखने को मिलेगा और आप उसको एक अच्छे रिसोर्स के रूप में यहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हो। तो वो चीज़ यहाँ पर क्या कहलाती है, वो कहलाती है ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, याद रखिएगा ह्यूमन कैपिटल जो है ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जिसमें क्या है कि रिसोर्स की क्वालिटी को आप एजुकेशन के माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से, अगर आप इन दोनों चीज़ में इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करते हो तो उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो ये कहलाता है आपका ह्यूमन कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज कॉल्ड। ठीक है, मतलब कि आप क्या करते हो कि जैसे यहाँ पर दो चीज़ें हैं, मतलब कि एक ही खेत में आप क्या कर रहे हो कि एक से ज़्यादा जो क्रॉप है ना, वो यहाँ पर आप उगा रहे हो। ठीक है, मतलब कि अलग अलग टाइम पीरियड पर अलग अलग तरीके की जो क्रॉप्स हैं, है ना, उनका प्रोडक्शन आपके खेतों से यहाँ पर हो रहा है। तो आपको बताना है कि ये यहाँ पर क्या होगा। तो ये चीज़ जो कहलाती है ये कहलाती है मल्टीपल क्रॉपिंग, है ना। याद रखिएगा मल्टीपल क्रॉपिंग जो है वो यहाँ पर क्या होगा कि एक टाइम पीरियड पर आपने एक खेती करी, है ना, इसको मैंने बोल दिया C1 मतलब क्रॉप नंबर 1, दूसरे टाइम पीरियड पर क्रॉप नंबर 2, लेकिन जो आपका एग्रीकल्चरल लैंड था वो यहाँ पर क्या है, वो सेम है, तो इसको हम बोलते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग। क्लियर हो गया, सिंपल सी डेफिनेशन है मल्टीपल क्रॉपिंग की। आपसे क्वेश्चन उल्टा भी पूछा जा सकता है कि मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है बताओ, तो मल्टीपल जो क्रॉपिंग होगी उसमें आपको इस तरीके से चीज़ों को लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द यूज ऑफ हायर यील्ड विथ कॉम्बिनेशन ऑफ HYV, इसको बोलते हैं हायर यील्डिंग वेराइटी सीड्स, इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड एटसेट्रा रिफर टू। मतलब कि यहाँ पर क्या होता है कि एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं मॉडर्न क्रॉपिंग, है ना, मतलब कि मॉडर्न जो क्रॉपिंग होती है, मतलब कि आधुनिक जो कृषि यहाँ पर है उसमें हम किन किन चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो याद रखिएगा, मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि इसमें जो हाई यील्ड वैरायटी वाले सीड्स होते हैं ना, जिसको हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन में बड़े स्केल पर यूज़ किया था, है ना, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में बेसिकली यहाँ पर हाई यील्ड जो वैरायटी वाले सीड्स हैं इनका हमने प्रयोग किया, है ना। फिर इरिगेशन हो गए, फिर केमिकल फर्टिलाइज़र हो गए, पेस्टिसाइड हो गए, फिर अलग अलग तरीके की जो मशीनरी होती है ना, मशीन्स वगैरह का भी हमने बड़े स्केल पर प्रयोग किया। तो ये सारी चीज़ें जो कहलाती हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं मॉडर्न फार्मिंग या मॉडर्न क्रॉपिंग भी हम कह सकते हैं। ठीक है, कि मतलब इसमें आप यहाँ पर क्या कर रहे हो कि मॉडर्न जो टेक्निक्स हैं उनका प्रयोग करके कहीं पर भी एग्रीकल्चर का जो ओवरऑल प्रोडक्शन है वो आप यहाँ पर आप इन्हेंस कर रहे हो, और इस तरीके से आपकी जो टेक्निक्स हैं वो यहाँ पर यूज़ की जा रही हैं। तो इसको मॉडर्न फार्मिंग भी हम कह सकते हैं और मॉडर्न क्रॉपिंग भी जो है वो यहाँ पर कहा जा सकता है। मनी इन हैंड एंड रॉ मटेरियल्स आर एन एग्जाम्पल ऑफ। ठीक है, जो पैसा क्या है, जो पैसा आपके हाथ में है ना, कि भाई इस पैसे का अगर आपको कोई चीज़ खरीदनी है तो आप उसका यहाँ पर क्या कर सकते हो कि प्रयोग कर सकते हो, है ना। डायरेक्टली आप गए, आपने पैसा खर्च किया, आपको वो चीज़ मिल गई जो आपको ज़रूरत थी। दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि रॉ मटेरियल्स की बात कर रहे हैं, है ना। रॉ मटेरियल्स का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि जो चीज़ यहाँ पर क्या है कि प्रोडक्शन में काम आएगी, है ना। किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन में, चाहे वो खेती हो चाहे कोई दूसरा चीज़ है, तो उसमें यहाँ पर क्या होता है कि रॉ मटेरियल का प्रयोग होता है, मतलब रॉ मटेरियल भी रखा हुआ है ना। तो आपके पास, आपके हाथ में पैसे भी हैं और आपके हाथ में जो है वो रॉ मटेरियल भी है। तो ये चीज़ क्या कहलाती है, ये चीज़ कहलाती है आपकी वर्किंग कैपिटल। ठीक है, अभी हमने वर्किंग कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल के बारे में पढ़ा था। तो ये चीज़ क्या होता है, ये चीज़ वर्किंग कैपिटल की कैटेगरी में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जिससे आपका काम हो जाएगा, है ना। मतलब कि मनी है आपके पास, पैसे हैं, रॉ मटेरियल है, तो आपका काम जो है वो कभी नहीं रुकेगा, आसानी से काम आपके होते चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखो दिया हुआ है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ग्रीन रिवॉल्यूशन। ठीक है, याद रखिएगा, दो लोगों के नाम बता देता हूँ। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया में, ठीक है, सबसे पहले जो यहाँ पर ग्रीन रिवॉल्यूशन का यहाँ पर मतलब फादर कहा जाता है, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो उनका नाम है नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग जो है इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। और इंडिया में अगर हम देखेंगे तो इंडिया में जो यहाँ पर फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहलाते हैं उनका नाम है श्री MS स्वामीनाथन। ठीक है, MS स्वामीनाथन जी ने यहाँ पर क्या है कि भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन किया था, और इसकी वजह से भारत में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है ना, वो आपको बढ़ता हुआ दिखाई दिया। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन है क्या, तो याद रखिएगा, द ग्रीन रिवॉल्यूशन वॉज स्टार्टेड इन द लेट 1960s इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। अंडर दिस रिवॉल्यूशन मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग वर अडॉप्टेड टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। बेसिकली यहाँ पर क्या है कि जो हाई यील्ड जो वेराइटी यहाँ पर सीड्स होते हैं, है ना, उनका यहाँ पर प्रयोग किया गया ताकि यहाँ पर जो ओवरऑल प्रोडक्शन है ना, उसको यहाँ पर इम्प्रूव किया जाए। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, लेट 1960s में स्टार्ट हुआ था। मॉडर्न जो यहाँ पर फार्मिंग मेथड्स हैं उनको अडॉप्ट किया गया ताकि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं उनको हम यहाँ पर इंक्रीज
कर सकें। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया। बाकी ये मैंने 2 नाम बताए थे, ये भी आप यहाँ पर अपने आंसर में लिख सकते हो। नेक्स्ट देखिए, हु आर द स्मॉल फार्मर्स। ठीक है, जैसे कई सारे लोग आपको देखने को मिलेंगे, कुछ स्मॉल फार्मर्स होते हैं, है ना, कुछ यहाँ पर मीडियम फार्मर्स होते हैं, कुछ यहाँ पर क्या होता है कि बड़े फार्मर्स होते हैं, कुछ लैंडलेस फार्मर्स होते हैं जिनके पास यहाँ पर कोई खेत वगैरह नहीं होता है, वो दूसरे के खेत में यहाँ पर काम करते हुए आपको दिखाई देते हैं। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनकी डेफिनेशन यहाँ पर क्या है। ठीक है, तो स्मॉल फार्मर्स आर दोज फार्मर्स हु हैव लेस देन 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि ये एक स्क्वायर वाला यहाँ पर एक लैंड है, यहाँ पर इसकी जो लेंथ है वो कितनी है 100 मीटर, इसकी लेंथ कितनी है, ये है आपकी 100 मीटर। ठीक है, तो इससे अगर हम यहाँ पर एरिया निकालेंगे, क्योंकि स्क्वायर है तो सब बराबर ही है, तो इससे जो एरिया यहाँ पर निकलेगा वो कितना निकलेगा, वो निकलेगा आपका 10,000 मीटर स्क्वायर, है ना। तो इसी पर्टिकुलर एरिया को हम क्या बोलते हैं, इसी पर्टिकुलर एरिया को हम बोलते हैं 1 हेक्टेयर। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि 10,000 मीटर स्क्वायर का जो एरिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम 1 हेक्टेयर कहते हैं। तो वो सारे के सारे किसान जिनके पास क्या है कि 2 हेक्टेयर से कम लैंड आपको देखने को मिलेगा, है ना, मतलब कि 2 हेक्टेयर से कम लैंड अवेलेबल है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम स्मॉल फार्मर्स के नाम से यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, और भारत में स्मॉल फार्मर्स का जो नंबर है वो यहाँ पर क्या है कि वो बहुत ज़्यादा है ना, मतलब हमारे देश में स्मॉल फार्मर्स ही सबसे ज़्यादा, स्मॉल और मीडियम। ठीक है, बिग फार्मर्स तो बहुत कम हैं, लेकिन स्मॉल और मीडियम फार्मर्स आपको बड़े स्केल पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, और फार्मर्स के वेलफेयर के लिए याद रखिएगा पीएम किसान सम्मान निधि। ठीक है, पीएम किसान जो स्कीम है वो भी यहाँ पर चलाई गई है। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर किसान सम्मान निधि भी बोल सकते हैं, या आप इसको यहाँ पर पीएम किसान जो स्कीम है वो भी बोल सकते हो। इसमें क्या होता है कि इसमें सभी फार्मर्स को, है ना, 2000 × 3 मतलब कि 2000 रुपये की 3 इंस्टॉलमेंट में, ठीक है, मतलब 2-2 हज़ार रुपये का 3 इंस्टॉलमेंट यहाँ पर होता है, और ईयरली जो है वो यहाँ पर 6,000 रुपये उनको प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, ताकि जो छोटे फार्मर्स हैं उनको यहाँ पर बेनिफिट हो, लेकिन सभी फार्मर्स को ये मिलता है। पहले यहाँ पर क्या था कि स्मॉल मीडियम जो फार्मर्स हैं केवल उन्हीं को मिलता था, लेकिन आज के टाइम पीरियड पर ये कंडीशन हटा दी गई है और सभी लोगों को इसका पूरा बेनिफिट यहाँ पर मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, हाउ मेनी पीपल ऑफ पालमपुर विलेज वर एंगेज इन द नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, नॉन फार्मिंग जो एक्टिविटीज़ हैं, है ना, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है, मतलब खेतों से रिलेटेड नहीं है, उसमें कितने लोग जो थे वो पालमपुर विलेज के थे जो कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में यहाँ पर इन्वॉल्व थे। तो याद रखिएगा नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में 25% लोग थे जो पालमपुर के वो इन्वॉल्व थे। मतलब अगर पालमपुर में 100 लोग हैं तो 100 का अगर मैं 25% यहाँ पर निकालूंगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि 25 लोग जो हैं, ठीक है, वो यहाँ पर नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में थे। मतलब जैसे ट्रांसपोर्टेशन का काम हो गया, है ना, एनिमल हस्बेंड्री का काम हो गया, इस तरीके के काम में आपको इन्वॉल्व देखने को मिलते थे। उनका परसेंटेज है 25%। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 10, हाउ कैन यू से दैट द यूज ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स इज बेनिफिशियल फॉर इंडियन फार्मर्स। ठीक है, कि अगर जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं, है ना, जो आज के टाइम पीरियड पर एग्रीकल्चर में यूज़ होती हैं, अगर हम उनका प्रयोग करेंगे तो वो यहाँ पर क्या होगा कि इंडियन फार्मर्स के लिए जो है वो बेनिफिशियल यहाँ पर होगा। ठीक है, ये आप कैसे कह सकते हो, ये चीज़ आपसे पूछी जा रही है। सो यहाँ पर क्या होता है कि जब हम मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का यूज़ करेंगे, इंडियन फार्मर्स आर एबल टू प्रोड्यूस मच ग्रेटर अमाउंट ऑफ ग्रेन ऑन अ सिंगल प्लांट। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि इसमें जो टोटल प्रोडक्शन यहाँ पर होता था पहले, है ना, पहले प्रोडक्शन जो है वो यहाँ पर कम होता था, और अब यहाँ पर क्या है कि जब आप मॉडर्न थोड़ा मेथड्स का प्रयोग करोगे तो सेम ही खेत पर या सेम ही लैंड पर या सेम ही प्लांट के द्वारा आपका जो ओवरऑल प्रोडक्शन होगा वो यहाँ पर ज़्यादा होगा। देयर इज अ लार्ज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट यूजिंग दीज मेथड्स, द फार्मर्स हैव ग्रेटर अमाउंट ऑफ सरप्लस व्हीट टू सेल इन द मार्केट। तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि पहले जो प्रोडक्शन होता था उसको हम लोग ही खा के ख़त्म कर देते थे, है ना, लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा कि अब जो है वो आपका जो ओवरऑल प्रोडक्शन यहाँ पर होने वाला है वो ज़्यादा होने वाला है, और ज़्यादा अगर आप यहाँ पर होगा तो सरप्लस प्रोडक्शन की वजह से आप उसको मार्केट में जो है वो सेल करोगे, और सेल करने के बाद, है ना, आपको जो अलग तरीके का रेवेन्यू होता है वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें पॉसिबिलिटी होती हैं, और इससे क्या है कि आप बड़े बड़े खेत में जो चीज़ें होती हैं वो थोड़ा आसान हो जाती हैं, ओवरऑल प्रोडक्शन बढ़ेगा, ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं और प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं ना, ये थोड़ा कॉस्टली होती हैं, और हमारे देश में क्या है कि जो फार्मर्स हैं वो मीडियम और स्मॉल फार्मर्स आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, तो उनके पास इतना रेवेन्यू नहीं होता है कि वो इन मेथड्स को अच्छी तरीके से अप्लाई यहाँ पर कर पाएँ। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। फ्रॉम वेयर डू मोस्ट ऑफ द स्मॉल फार्मर्स बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल इन द पालमपुर। ठीक है, तो पालमपुर में जो छोटे छोटे फार्मर्स होते थे, है ना, वही मैंने आपको बताया कि उनके पास कई बार पैसे नहीं होते थे कि वो अपनी खेती को सही तरीके से आगे बढ़ा पाएं। तो ऐसे केस में क्या है कि उनको पैसे उधार लेने पड़ेंगे। तो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि भाई ये जो स्मॉल फार्मर्स हैं इनको यहाँ पर उधार कहाँ से मिलता था। बैंक वगैरह का एक्सेस यहाँ पर नहीं है ना, बैंक वगैरह जो है वो इनको इतनी ज़्यादा लोन यहाँ पर नहीं दे पाते थे और इनको चीज़ें जो है वो डिफ़िकल्ट भी लगती थी, है ना, कि बैंक में जाएंगे तो है ना क्या करना पड़ेगा नहीं पता हमको। तो ये लोग क्या करते थे कि गांव के जो साहूकार होते थे, है ना, जो मनी लेंडर्स होते थे, उन्हीं से यहाँ पर क्या करते थे कि ये पैसे ले लेते थे। और ये मनी लेंडर्स जो हैं वो क्या करते थे कि जो इंटरेस्ट रेट होता था, है ना, मतलब कि जो इनसे ये इंटरेस्ट यहाँ पर लेते थे उसका वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा होता था, जिसकी वजह से कई सारे फार्मर्स जो हैं उनके लोन को वापस नहीं कर पाते थे और सिचुएशन इतनी ख़राब हो जाती थी, फार्मर्स जो हैं वो आपको सुसाइड करते हुए भी दिखाई देते हैं। ठीक है, काफ़ी सारे केस हैं, काफ़ी सारे स्टेट्स में आप देखोगे न्यूज़ आती रहती है कि फार्मर्स ने बड़े स्केल पर जो है वो यहाँ पर सुसाइड कर लिया है ना। तो इस तरीके की सिचुएशन भी यहाँ पर आपको देखने को मिलती रहती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। वाई डू द फार्मर्स ऑफ पालमपुर फॉलो मल्टीपल क्रॉपिंग, है ना, मल्टीपल क्रॉपिंग जो है वो यहाँ पर क्यों फॉलो करते थे, है ना, बिकॉज इससे क्या होता था कि अपने प्रोडक्शन को वो यहाँ पर इंक्रीज करते थे, है ना। मतलब यहाँ पर क्या है कि मल्टीपल क्रॉपिंग, एक टाइम पे आपने क्या कर दिया, वीट कर लिया, है ना, एक टाइम पर आपने राइस कर लिया, है ना, फिर उसके बाद यहाँ पर जो आपकी सब्जियाँ वगैरह होती हैं, वेजिटेबल्स हो गए, है ना, ये सब चीज़ें कर ली। तो इससे क्या होता है कि टोटल जो आपका प्रोडक्शन है ना, ये जो प्रोडक्शन है वो आपका बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो मल्टीपल क्रॉपिंग करने का यही तरीका होता है ना। और इस तरीके से क्या होगा कि टोटल जो फार्मर्स हैं उनका बेनिफिट होगा, क्यों, क्योंकि टोटल उनका प्रोडक्शन यहाँ पर बढ़ रहा है ना। तो इसलिए यहाँ पर ये मल्टीपल क्रॉपिंग यहाँ पर जो है वो की जाती थी। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या है ये पूछा जा रहा है। सो मल्टीपल क्रॉपिंग मीन्स ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड इन ए ईयर। ठीक है, एक साल में यहाँ पर क्या करना, एक से ज़्यादा जो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि क्रॉप उसको उगाना। ठीक है, जैसे मैंने बताया ना कि गर्मी में जो बारिश वाला सीज़न है उसमें आपने क्या कर दिया, उसमें आपने पैडी फील्ड लगा दिया, है ना, जो गेहूँ धान वगैरह है, राइस। फिर उसके बाद ठंडी में आपने गेहूँ लगा दिया और इनके बीच का जो टाइम था उसमें आपने वाटरमेलन कर लिया, है ना। तो ये चीज़ जो होती है वो क्या कहलाती है, ये कहलाती है आपकी मल्टीपल क्रॉपिंग, है ना, जिसमें एक ही लैंड पर एक साल में आप एक से ज़्यादा क्रॉप का प्रोडक्शन करते हो। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। नेम द इंडियन स्टेट दैट ट्राइड आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स एट फर्स्ट, है ना, मतलब कि वो कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पर क्या हुआ था कि मॉडर्न जो फार्मिंग मेथड्स हैं उनका सबसे पहले इंट्रोडक्शन हुआ था, या उन स्टेट्स ने मॉडर्न जो फार्मिंग मेथड्स हैं उनको सबसे पहले यहाँ पर यूज़ किया। तो आप एक बात ये ध्यान रखिएगा, हमारे देश में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन यहाँ पर आया, ठीक है, 1960s में जो आपको ये ग्रीन रिवॉल्यूशंस देखने को मिला, इन ग्रीन रिवॉल्यूशन में अगर आप देखोगे तो इसके ऊपर कुछ चीज़ें जो है वो आपको समझनी है। ठीक है, जैसे अगर आप देखोगे तो पंजाब के ऊपर, हरियाणा के ऊपर और जो वेस्टर्न यूपी है ना, वेस्टर्न यूपी मतलब जो उत्तर प्रदेश का पश्चिमी पार्ट है ना, वहाँ पर क्या है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन का बहुत इम्पैक्ट पड़ा, है ना। लोगों ने इससे क्या है कि उनका जो ओवरऑल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो बहुत इंक्रीज़ हुआ। तो इसी वजह से क्या है कि यहाँ पर जो लोग थे, जब उनको लगा कि यार इससे बहुत बेनिफिट यहाँ पर हो रहा है, तो इन्होंने मॉडर्न फार्मिंग जो मेथड्स हैं वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस करी। तो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूरोप में, सॉरी नॉट यूरोप, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में अगर आप देखोगे तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स को सबसे पहले यहाँ पर अडॉप्ट किया गया था। और इसी वजह से अगर आप देखते हैं पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी के जो फार्मर्स हैं आज के टाइम पीरियड पर, उनकी जो कंडीशन है, फाइनेंशियल कंडीशन भी आपको दूसरे स्टेट के फार्मर से काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलती है ना, क्योंकि उन्होंने इन सब चीज़ों को अडॉप्ट करके ओवरऑल जो अपना बेनिफिट है वो यहाँ पर बढ़ा लिया था। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, दिया हुआ है कि व्हाट इज मेजर्ड एज द क्रॉप प्रोड्यूस्ड ऑन गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग अ सिंगल। ठीक है, व्हाट इज मेजर्ड एज द क्रॉप प्रोड्यूस ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग अ सिंगल सीजन। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि अगर आपके पास यहाँ पर क्या है कि एक पीस ऑफ लैंड है ना, पीस ऑफ लैंड है और एक सिंगल सीजन में, ठीक है, अगर जितना भी क्रॉप यहाँ पर प्रोड्यूस होता है उसको क्या कहते हैं, है ना। एक पीस ऑफ लैंड है, ठीक है, उसमें यहाँ पर क्या है कि उसमें एक सिंगल सीजन में कितना क्रॉप का प्रोडक्शन यहाँ पर हुआ है वो क्या कहलाता है। सो उसको बोलते हैं यील्ड। ठीक है, याद रखिएगा, यील्ड इज अ मेजर्ड एज अ क्रॉप प्रोड्यूस ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग अ सिंगल सीजन। ठीक है, तो ये उत्पादकता होती है ना, यील्ड मतलब उत्पादकता, कि कितना उत्पादन जो है वो यहाँ पर इस पर्टिकुलर लैंड पर इस पर्टिकुलर सीजन में आपका टोटल देखने को मिला। ठीक है, इसको बोलते हैं यील्ड। क्लियर हो गया।
तो यही शब्द आपको लिखना पड़ेगा, है ना। प्रोडक्टिविटी नहीं लिखेंगे हम यील्ड लिखेंगे, तो फिर हमारा क्वेश्चन का आंसर जो है वो यहाँ पर ज़्यादा सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। ठीक है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, है ना, जिसमें सबसे पहले तो यहाँ पर है हाई यील्ड जो वैरायटी वाले सीड्स होते हैं, ठीक है, इनका प्रयोग कर लो। ठीक है, केमिकल फर्टिलाइज़र का प्रयोग कर लो भाई, है ना, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं उनका प्रयोग कर लो। जो पेस्टिसाइड होते हैं, जो है ना कीड़े लग जाते हैं खेती में, तो उनको ख़त्म करने के लिए पेस्टिसाइड्स का प्रयोग कर लो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या है, मशीनरी का यूज़ करो, ट्रैक्टर वगैरह जो अलग अलग तरीके की चीज़ें होती हैं मशीनरी का प्रयोग करो। ठीक है, पंप वगैरह होते हैं जो, उनका प्रयोग करो, है ना। ये सब चीज़ें अगर आप यूज़ करोगे तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। इंडिया के लेवल पर यही कह सकते हैं, बाकी यूएस वगैरह में अगर आप देखोगे तो ड्रोन्स वगैरह का भी बड़े स्केल पर यूज़ यहाँ पर होने लग गया है ना, क्योंकि वहाँ पर खेत और भी बड़े बड़े होते हैं, और इसीलिए वहाँ पर अगर आप देखोगे तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स जो हैं उनमें और भी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन इंडिया के केस में अगर हम देखेंगे तो यही सब चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल आपको देखने को मिलती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, व्हाट इज द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ कॉन्टिन्यूअस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल इरिगेशन, है ना। अगर हम ट्यूबवेल मतलब जैसे आपने देखा होगा ना, यहाँ पर एक पाइप रहता है, इस पाइप को ऐसे रहता है, फिर यहाँ से क्या है कि ये पानी निकलता है, ठीक है, वाटर जो है ये ऐसे आता है, तो इसको बोलते हैं हम ट्यूबवेल। तो ट्यूबवेल से अगर हम ग्राउंड वाटर का लगातार प्रयोग करते रहेंगे तो इससे क्या प्रॉब्लम यहाँ पर आएगी। तो अगर आप ग्राउंड वाटर का लगातार यूज़ करोगे, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो वाटर टेबल है ना, ये आपको डिप्लीट होती हुई दिखाई देगी। मतलब कि जो यहाँ पर भूमिगत जल स्तर है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, है ना, भूमिगत जल स्तर। ठीक है, भूमिगत जल स्तर जो है वो आपको लगातार यहाँ पर कम होता हुआ आपको दिखाई देगा। देखो प्रॉब्लम यहाँ पर क्या होती है कि पहले अगर आप देखोगे तो पहले लोग बोरिंग करवाते थे, है ना, तो उसमें क्या है कि ज़्यादा डेप्थ तक नहीं करवाएंगे बोरिंग, तब भी पानी मिल जाता था। लेकिन आज के टाइम पीरियड पर पानी का जो लेवल है वो लगातार कम हो रहा है, तो लोग यहाँ पर बोरिंग करवाते रहते हैं। कई जगह पर तो ये भी न्यूज़ आती है कि भाई बोरिंग करवा रहे थे, इतना ज़्यादा उनने बोरिंग करवा दी कि पानी तब भी नहीं निकला। तो ये क्या होता है कि जब हम नीचे का पानी, जो ग्राउंड वाटर का पानी है, उसका लगातार यहाँ पर यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो वाटर का डिप्लीशन है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। मतलब पानी की जो कमी है वो देखने को मिलती है, ठीक है, और इसी वजह से ये प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट होती है। चलिए अगली बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, तो ये आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। आई होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। कोई भी डाउट अगर होता है आपके मन में तो कमेंट सेक्शन आप सबके लिए ओपन है, आप उनमें उन क्वेश्चंस को ज़रूर पूछिएगा। मैं पर्सनली अपना जो भी वीडियो होते हैं उनके कमेंट सेक्शन यहाँ पर मॉनिटर करता हूँ। अगर कोई भी रीज़नेबल क्वेश्चन होगा या कोई भी डाउट होगा और उसको वहीं पर सॉल्व करवाया जा सकता है तो मैं वहीं पर आंसर कर दूंगा। अगर कोई यहाँ पर क्या है कि मुझे लगता है कि अगले सेशन में यहाँ पर कुछ होगा तो वहाँ पर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। लेकिन कोई भी डाउट जो है वो आप घर लेकर मत जाना, ठीक है। सब कुछ यहाँ पर एकदम क्रिस्टल क्लियर करके आज इस चैप्टर को कंप्लीट करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब कि 3 नंबर का क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि व्हाट आर द एसेंशियल 4 रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्शन, ठीक है। अब इसको हम अच्छी तरीके से समझते हैं कि भाई आज के टाइम पीरियड पर जो 4 इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं प्रोडक्शन की वो यहाँ पर क्या है। तो अब जब 2 नंबर में 1 नंबर में क्वेश्चन आया था तो वो 4 चीज़ आपको लिख देनी है ना। लेकिन अब जब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में है तो थोड़ा उसको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पर क्या पता है कि हमें एक चीज़ यहाँ पर ये पता है कि भाई कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, ठीक है। जैसे आप सिंपल सी बात यहाँ पर ये कह सकते हैं, एक हो गया आपका लैंड, एक हो गया आपका लेबर और एक हो गया आपका फिजिकल कैपिटल, ठीक है। और एक जो होता है उसको हम बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। ये हो गया आपका फिजिकल कैपिटल और एक हो गया आपका ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। ये 4 चीज़ें होती हैं, तो इन्हीं के बारे में देख लेते हैं। पहला है लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स, ठीक है। तो लैंड हो गया और जो दूसरे यहाँ पर आपके नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, इनकी भी ज़रूरत पड़ेगी, वाटर की भी ज़रूरत पड़ेगी, फॉरेस्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी, जो मिनरल्स यहाँ पर होते हैं उनकी भी ज़रूरत पड़ेगी। मिनरल्स का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जो भी आपके अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं ना, जैसे आप ये मान लीजिए कि मिनरल्स में जैसे नमक हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ठीक है, उसके बाद आपके आयरन वगैरह हो गए, ये सब मिनरल्स हैं, कोयला हो गया, ये सब मिनरल्स ही होते हैं, इनकी भी ज़रूरत पड़ती है। लेबर दैट इज पीपल हु विल डू वर्क, ईच वर्कर इज प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन, ठीक है। आपके पास सारा सामान है लेकिन काम करने वाले लोग नहीं हैं, है ना। तो काम करने वाले लोग नहीं होंगे तो आपका काम वो अच्छी तरीके से कंप्लीट होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। तो इसलिए लेबर की भी आवश्यकता होती है। फिर तीसरी रिक्वायरमेंट होती है फिजिकल कैपिटल की, वैरायटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग द प्रोडक्शन। तो आप ये कह सकते हैं कि आपके पास जो कैपिटल है ना, मतलब कि मनी इन हैंड, ठीक है। तो आपके पास जो यहाँ पर
देखने को मिलेगा, ये हो गया आपका मनी इन हैंड, ठीक है। और दूसरी चीज़ अगर आप देखोगे तो ये हो गया आपका रॉ मटेरियल, ठीक है। तो इन चीज़ों की भी यहाँ पर आवश्यकता आपको देखने को मिलेगी, तो इनके बिना यहाँ पर काम ही नहीं होगा, है ना। क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो आपके पास मनी भी होना चाहिए, और आपके पास यहाँ पर क्या है कि रॉ मटेरियल्स और जो दूसरी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है ना, जो उस प्रोडक्शन में यहाँ पर ज़रूरी है, वो चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलनी चाहिए। चौथी चीज़ अगर हम देखेंगे तो ये ह्यूमन कैपिटल, है ना, या फिर आप ये कह सकते हैं कि द ह्यूमन कैपिटल मतलब मनुष्य, है ना। मनुष्य के पास चीज़ों का नॉलेज जो है वो यहाँ पर होना ज़रूरी है। तो बोला जा रहा है कि द फोर्थ रिक्वायरमेंट इज नॉलेज एंड एंटरप्राइज टू बी एबल टू पुट टुगेदर लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल एंड प्रोड्यूस एंड आउटपुट, है ना। अगर हमारे पास लैंड है, लेबर है ना, दूसरे रिसोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं, हमारे पास पैसा है, फिजिकल कैपिटल है, रॉ मटेरियल है, लेकिन हमारे पास दिमाग नहीं है, ठीक है, हमारे पास नॉलेज नहीं है कि कैसे इन चीज़ों का यूज़ करके हम एक यूज़फुल जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर बना सकते हैं, तब चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी क्या? नहीं हो पाएंगी। और इसीलिए ह्यूमन कैपिटल या नॉलेज या इंटरप्राइज जो होता है वो यहाँ पर बहुत ज़रूरी होता है, जिसमें ऊपर की तीनों चीज़ों को हम एक साथ यहाँ पर रखकर जो भी रिक्वायर्ड प्रोडक्शन होता है वो यहाँ पर कर पाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी आपको देखने को मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, मेंशन द मेन फीचर ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है। ग्रीन रिवॉल्यूशन में कुछ इंपॉर्टेंट नाम याद रखिएगा, वही जो मैंने आपको बताया था। एक नाम था आपका नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है, जो कि फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन है दुनिया भर में, है ना। मतलब सबसे पहले इन्होंने यहाँ पर ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में बात करी थी, इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। और भारत के केस में अगर हम देखेंगे तो MS स्वामीनाथन जी हैं, ठीक है। MS स्वामीनाथन जी ने काफ़ी ज़्यादा भारत के केस में यहाँ पर काम किया था। तो मेन और 1960s में, लेट 1960s में ये चीज़ें यहाँ पर इम्प्लीमेंट हुई थी। और याद रखिएगा पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो आप इसका बेनिफिट यहाँ पर मिला। और दो चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा, सबसे ज़्यादा तो गेहूं के ऊपर पड़ा और दूसरे नंबर पर राइस के ऊपर, ठीक है। वीट और राइस का जो ओवरऑल प्रोडक्शन है ना, वो हमारे देश में बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ गया था। तो अब आपको ये बताना है कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है इसके मेन फीचर्स यहाँ पर क्या क्या हैं। पहली बात है कि वीट और राइस का जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पर बढ़ा। केमिकल फर्टिलाइजर्स के जो यूज़ हैं, ठीक है, वो आपको थोड़ा सा बड़े स्केल पर होते हुए दिखाई दिए, मतलब कि केमिकल फर्टिलाइजर जो है वो ज़्यादा यूज़ होने लग गए। इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का यूज़ होने लग गया। हाई यील्डिंग वेराइटी जो सीड्स हैं वो यहाँ पर होने लग गए। जो मैकेनाइजेशन है ना, मतलब मैकेनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो मशीन्स वगैरह होती है, मॉडर्न फार्मिंग जो मेथड्स हैं वो यहाँ पर होने लग गई, ठीक है। और एक बात ये भी ध्यान रखिएगा, इरिगेशन जो है, जो खेतों की सिंचाई करते थे ना, तो खेतों की सिंचाई भी जो है वो यहाँ पर अब ज़्यादा करनी पड़ गई, है ना, क्योंकि आप इस तरीके की काफ़ी सारे अलग अलग चीज़ों का यूज़ कर रहे हो, है ना। फर्टिलाइज़र भी है, पेस्टिसाइड भी है, इन सब चीज़ों का यूज़ कर रहे हो। सो इरिगेशन भी जो है वो आपको ज़्यादा करने को लगने लग गई थी, मतलब पानी जो है आपको खेतों को ज़्यादा देना पड़ेगा। तो इससे क्या हुआ कि थोड़ा सा महंगा तो हुआ, जो आपका टोटल एग्रीकल्चर कॉस्ट है वो तो बढ़ा, लेकिन ओवरऑल जो प्रोडक्शन है वो भी यहाँ पर आपको बढ़ता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये ग्रीन रिवॉल्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो आपके एग्जामिनेशन में शॉर्ट पूछे जा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, बोला जा रहा है कि व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, है ना। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन के कुछ इम्पैक्ट भी तो बुरे होंगे ना, ऐसा थोड़ा ना होगा कि सब कुछ यहाँ पर क्या है कि पॉजिटिव यहाँ पर देखने को मिल रहा है ना। कुछ तो चीज़ें होंगी जो गलत होंगी, तो नेगेटिव इम्पैक्ट हम यहाँ पर देखेंगे। तो नेगेटिव इम्पैक्ट में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन आर, पहला, द ग्रीन रिवॉल्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू इंक्रीज यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। तो केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग अगर आप ज़्यादा करोगे तो ऑब्वियसली जो सॉइल है ना, उसकी जो फर्टिलिटी होगी वो यहाँ पर क्या होगी, वो आपको कम होती हुई दिखाई देगी। तो ओवरऑल जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो कम हो गई। द केमिकल फर्टिलाइजर प्रोवाइड मिनरल्स विच डिजॉल्व इन वाटर एंड आर इमीडिएटली अवेलेबल टू प्लांट्स बट दीज मे नॉट बी रिटेन्ड इन द सॉइल फॉर लॉन्ग, है ना। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो भी केमिकल फर्टिलाइजर होता है ना, वो जब हम यहाँ पर खेतों में डालते हैं फिर इरिगेशन जो पानी वगैरह प्रोवाइड करेंगे डिजॉल्व हो जाएंगे, पौधों को मिल जाएगा, लेकिन वो पौधों को जब मिला है तो उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि सॉइल को बहुत ज़्यादा टाइम तक अवेलेबल नहीं होता है। अगली बार अगर आप उन चीज़ों का यूज़ करना चाहते हो तो दोबारा आपको केमिकल फर्टिलाइज़र डालने पड़ते हैं। तो इसीलिए आपको ये समझना है कि हर बार क्या है कि आप केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करोगे और एक बार अगर चीज़ों का यूज़ करना यहाँ पर स्टार्ट कर दिया आपने, तो आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि फिर आपको हर बार जो है वो केमिकल फर्टिलाइज़र यहाँ पर प्रोवाइड करने पड़ेंगे, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि और एक चीज़ आप यहाँ पर यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि हेल्थ के ऊपर भी यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ा, है ना। अब जैसे पेस्टिसाइड वगैरह का यूज़ कर रहे हो, फर्टिलाइज़र वगैरह का
यूज़ कर रहे हो तो इस पे जो हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा वो कैसा इम्पैक्ट था, वो नेगेटिव इम्पैक्ट था, है ना, मतलब कि ओवरऑल जो प्रॉब्लम है वो आपको देखने को मिली। तो ये भी चीज़ आप यहाँ पर बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो ओवरऑल जो यहाँ पर एग्रीकल्चर का कॉस्ट है, ठीक है, जो एग्रीकल्चर कॉस्ट है वो भी यहाँ पर बढ़ गया, है ना, मतलब कि अब ज़्यादा पैसे यहाँ पर लगते हैं चीज़ों का प्रोडक्शन करने में, तो ये पॉइंट भी आप लिख सकते हो। तो ये सब कुछ यहाँ पर इसके नेगेटिव या हार्मफुल इफेक्ट हैं जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के केस में आपको देखने को मिले। चलो अगला क्वेश्चन दिया है कि व्हाट डू यू मीन बाय द वर्किंग कैपिटल, है ना, वर्किंग कैपिटल जो है उसका क्या मतलब होता है ये आपको बताना है, ठीक है। एग्जाम्पल भी हम दे सकते हैं। सो प्रोडक्शन रिक्वायर्स अ वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल सच एज द यार्न यूज बाय द वीवर एंड द क्ले यूज बाय द पॉटर, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात है कि जब भी आपको प्रोडक्शन यहाँ पर करना है ना, तो हमें एक बात ये ध्यान रखना है कि रॉ मटेरियल्स की आवश्यकता होती है ना, जैसे जो भी वीवर यहाँ पर होते हैं उनको यार्न की आवश्यकता होती है ना, क्ले किसको आवश्यकता होती है, पॉटर, है ना। उसके बाद ऑल्सो सम मनी इज ऑलवेज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रोडक्शन टू मेक पेमेंट एंड बाई अदर नेसेसरी आइटम्स, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात हमने एक चीज़ यहाँ पर ये देखी कि एक तो हमको यहाँ पर क्या है कि रॉ मटेरियल की आवश्यकता होगी, है ना, जिससे आपके जो भी अलग अलग तरीके के काम होंगे वो कंप्लीट होंगे। दूसरी बात यहाँ पर क्या होती है, दूसरी बात अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि आपको मनी इन हैंड यहाँ पर ज़रूरी है। मनी हैंड से क्या होगा कि भाई जिसके जो भी यहाँ पर पैसे आपको देने हैं वो भी दे पाओगे, और अगर आपको कोई चीज़ खरीदनी है ना, तो वो भी आप खरीद पाओगे। रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल, ठीक है। इन्हीं दोनों चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल के नाम से जानते हैं। अनलाइक टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स दीज आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन, ठीक है। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये सब चीज़ें यहाँ पर यूज़ होती हैं। तो टूल्स वगैरह ये सब तो डायरेक्ट आप यूज़ करोगे, है ना, लेकिन ये वर्किंग कैपिटल और रॉ मटेरियल भी जो है वो किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो वर्किंग कैपिटल के रूप में हम यहाँ पर जानते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 22, देखो कि व्हाट वाज द मेजर डिसएडवांटेज एसोसिएटेड विद हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, ठीक है, जो यहाँ पर H5V है ना, मतलब कि जिससे यहाँ पर ओवरऑल जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता था। तो उसका यहाँ पर मेजर डिसएडवांटेज क्या है, मतलब प्रोडक्शन तो बड़ा ठीक है लेकिन कुछ नेगेटिव चीज़ें भी तो होती होंगी उससे। तो मेजर जो डिसएडवांटेज हैं हाई यील्डिंग वैरायटी जो सीड्स हैं उनके, वो आपको बताना है कि क्या है। So the biggest disadvantage associated with H5V seeds is the requirement of plenty of water and chemical fertilizer and pesticide to produce best result, ठीक है। याद रखिएगा कि जो H5V सीड्स हैं इसके लिए यहाँ पर क्या है कि पानी चाहिए दबा के खूब सारा, ठीक है। दूसरी बात केमिकल फर्टिलाइज़र चाहिए, और तीसरी बात यहाँ पर क्या है कि पेस्टिसाइड चाहिए, ताकि यहाँ पर जो बेस्ट रिजल्ट्स हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिले, है ना। मतलब कि अगर आप हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का यहाँ पर यूज़ करते हो तो पानी भी खूब चाहिए, उसके साथ ही साथ फर्टिलाइज़र भी खूब चाहिए, और तीसरी बात यहाँ पर पेस्टिसाइड्स की भी बड़े स्केल पर आवश्यकता यहाँ पर होगी, ताकि आपकी जो भी रिक्वायर्ड रिजल्ट हैं वो आपको यहाँ पर मिल सकें। हायर यील्ड्स आर पॉसिबल ओनली फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ H5V सीड, इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड एटसेट्रा। केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड डिग्रेड और इन्वायरमेंट बाय किलिंग नेसेसरी बैक्टीरिया इन सॉइल, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर ये ध्यान रखना कि अगर मान लीजिए कि आप केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ कर रहे हो, है ना, केमिकल फर्टिलाइजर केमिकल है उसमें, तो ये लोग क्या करते हैं कि जो भी नेसेसरी बैक्टीरिया होते हैं सॉइल में, है ना, उनको यहाँ पर क्या करते हैं कि समाप्त कर देते हैं। अब वो चीज़ें जो है वो सॉइल के लिए ज़रूरी है, अब वो चीज़ें सॉइल को नहीं मिलेंगी तो ओवरऑल जो फर्टिलिटी होती है सॉइल की वो भी कम हो जाएगी, है ना। अब वो बैक्टीरिया है नहीं तो अगली बार भी आपको केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ करना पड़ेगा। पुअर फार्मर कैन नॉट अफोर्ड H5V सीड ड्यू टू द इंक्रीज रिक्वायरमेंट ऑफ फर्टिलाइजर एंड मशीनरी, है ना। केवल H5V सीड से काम नहीं बनेगा, उसके बाद क्या होगा कि फर्टिलाइजर भी लगेगा, पेस्टिसाइड भी लगेगा, मशीन्स भी लगेंगी, इरिगेशन का भी खर्चा यहाँ पर आएगा, है ना। कई जगह पर इरिगेशन की फैसिलिटीज़ उतनी अच्छी नहीं है, तो फिर वहाँ पर रिजल्ट कैसे मिलेगा। न्यू मशीनरी रिप्लेस मैनुअल लेबर, और जब यहाँ पर क्या है कि मशीन्स यहाँ पर आएंगी, अब एक चीज़ यहाँ पर ये समझिए, है ना, कि अगर मशीन्स यहाँ पर आएंगी तो मशीन्स किसको रिप्लेस करेंगी, लेबर को, है ना। क्यों, क्योंकि पहले मनुष्य जो है वो क्या करता था, अपने हाथों से काम करता था, है ना। अब क्या आ गई हैं, अब मशीन्स आ गई हैं, और जब मशीन्स यहाँ पर आ गई हैं तो आप सिंपली यहाँ पर ये कह सकते हो कि लेबर जो है वो यहाँ पर क्या होगा कि अपना काम कैसे कंप्लीट करेगा, भाई उसकी नौकरी भी यहाँ पर जाएगी, तो जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद रूरल अर्बन माइग्रेशन, मतलब कि रूरल एरिया से लोग अलग अलग तरीके की जॉब्स के लिए अर्बन एरियाज़ में माइग्रेट करते हुए भी आपको दिखाई देते हैं, है ना। तो इस तरीके की कंडीशन आपको देखने को मिलती है, और H5V सीड्स के यहाँ पर क्या दुष्परिणाम हैं या डिसएडवांटेज हैं, उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिली, पॉइंट के फॉर्म में भी लिख सकते हो,
है ना। पॉइंट के फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, पैराग्राफ फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपके आसानी से अच्छे खासे पॉइंट्स यहाँ पर बन जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, डिस्कस डेयरी फार्मिंग एंड नॉन फार्मिंग एक्टिविटी, ठीक है, इन विलेज पालमपुर इन डिटेल। मतलब कि आपको ये बताना है कि डेयरी वाला जो था वो एक नॉन फार्मिंग यहाँ पर एक्टिविटी थी, है ना। डेयरी फार्मिंग जो है वो एक नॉन फार्मिंग, मतलब इसमें खेतों में काम नहीं करते हैं ना, तो इसके बारे में थोड़ा सा पालमपुर में कैसे होता था इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल में जो है वो चीज़ें बतानी है, ठीक है, जो आपके चैप्टर में लिखी गई है। सो डेयरी इज अ कॉमन एक्टिविटी इन मेनी फैमिलीज ऑफ पालमपुर। पीपल फीड देयर बफेलोज ऑन वेरियस काइंड ऑफ ग्रास, ठीक है, द ज्वार एंड बाजरा दैट ग्रो ड्यूरिंग द रेनी सीजन, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि पालमपुर में रेनी सीजन में कौन सी क्रॉप्स हैं जो यहाँ पर ग्रो करती हैं, है ना। एक नंबर में क्वेश्चन बना देंगे, तो याद रखिएगा रेनी सीजन में यहाँ पर ज्वार हो गया और बाजरा, ठीक है। हमारे यहाँ पर राजस्थान वगैरह में ज्वार बाजरा जो है इसको मिलेट्स बोलते हैं, है ना, बड़े दानों की ये फसल होती है, तो राजस्थान वगैरह में बड़े स्केल पर होती हैं। तो रेनी सीजन में ग्रास ज्वार बाजरा वगैरह जो यहाँ पर ग्रो किया जाता था वो अपने जो बफेलोज यहाँ पर होती थी उनको खिलाया जाता था। द मिल्क इज सोल्ड इन द रायगंज द नियर बाई लार्ज विलेज, ठीक है। और उसके बाद जो भी मिल्क का प्रोडक्शन होता था वो रायगंज एक पास का यहाँ पर विलेज था, बड़ा विलेज था, वहाँ पर क्या करते थे, इसको बेचते थे। टू ट्रेडर्स फ्रॉम शाहपुर टाउन हैव सेट अप अ कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर्स एट रानीगंज, ठीक है, फ्रॉम वेयर द मिल्क इज ट्रांसपोर्टेड टू द फार अवे टाउन्स एंड सिटीज़, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर क्या है कि एक शाहपुर जो है वो टाउन आपको देखने को मिलेगा जहाँ पर एक कलेक्शन, जहाँ पर दूध इकट्ठा किया जाता था, और एक चिलिंग सेंटर, है ना, मतलब कि थोड़ा उसको ठंडे उसमें रखना, ठीक है, जो दूध वगैरह होता है इसको ठंडे स्केल पर रखना, इकट्ठा करते थे, है ना। रानीगंज में क्या हुआ था कि टू ट्रेडर्स फ्रॉम शाहपुर, है ना, दो ट्रेडर्स थे जो कि शाहपुर थे, और उन्होंने क्या किया था कि रायगंज जो है, ठीक है, नॉट रानीगंज, रायगंज, ठीक है, रायगंज में जो है उन्होंने यहाँ पर एक मिल्क कलेक्शन सेंटर खोल लिया था और एक चिलिंग सेंटर था, दोनों उसी तरीके के एक ही जगह पर थे। तो वहाँ से लोग इकट्ठा करते थे और उसके बाद फिर वहाँ से जो दूध था वो क्या होता था कि उसको टाउन्स या सिटीज़ वगैरह में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता था। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा काम जो है ये आपको देखने को मिल रहा था, कहाँ पर, पालमपुर में। और याद रखिएगा मिल्क वाला जो है ये एक नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है। क्वेश्चन नंबर 24 देखो दिया हुआ है कि डिस्कस स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग अ नॉन फार्मिंग एक्टिविटी इन विलेज पालमपुर इन डिटेल, है ना। अब उसी में अगर आप देखोगे तो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है ये भी आपको देखने को मिल रहा था, है ना, मतलब कि छोटे लेवल पर अलग अलग चीज़ों का प्रोडक्शन करना, है ना, ये भी एक नॉन फार्मिंग एक्टिविटी थी। बहुत सारे लोग तो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे ही, लेकिन कई सारे लोग ऐसे भी थे, करीब 25% लोग जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में थे। उसमें से एक डेयरी हो गया और एक स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि लेस देन 50 पीपल आर एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर, है ना, करीब 50 लोगों से कम, है ना, परसेंटेज की बात नहीं हो रही है, पॉपुलेशन के नंबर की बात हो रही है। तो करीब 50 लोगों से कम अगर आप देखोगे तो वो लोग क्या थे कि मैन्युफैक्चरिंग जो थी पालमपुर में वहाँ पर ये लोग इन्वॉल्व थे, ठीक है। अनलाइक द मैन्युफैक्चरिंग दैट टेक प्लेस इन अ बिग फैक्ट्रीज इन द टाउन्स एंड सिटीज, मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर इन्वॉल्व्स वेरी सिंपल प्रोडक्शन मेथड्स एंड आर डन ऑन अ स्मॉल स्केल। वैसे तो क्या है कि जब भी हम मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात करेंगे, किसी चीज़ के प्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, तो वो कहाँ पर होता है, वो टाउन्स में होगा, सिटीज़ में आपको देखने को मिलेगा, है ना। लेकिन अगर आप देखोगे तो पालमपुर में क्या हुआ था कि बहुत ही स्मॉल प्रोडक्शन लेवल पर होता था और छोटे लेवल पर किया जाता था, है ना। और उसके बाद यहाँ पर क्या है कि दे आर कैरिड आउट मोस्टली एट द होम और इन द फील्ड विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर, ठीक है। मतलब कि लोग क्या करते थे कि घर पे काम करते थे, नहीं तो आसपास यहाँ पर कर लेते थे और घर के लोग ही यहाँ पर मदद कर देते थे। रेयरली आर लेबरर्स हायर्ड, मतलब कि बहुत रेयर था कि कुछ लोगों को यहाँ पर हायर करेंगे कि भाई आप यहाँ पर हमारे मैन्युफैक्चरिंग का काम करो। तो छोटा मोटा जैसे डलिया वगैरह बनाना, ये सब जो काम होते थे वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में यहाँ पर किए जाते थे। बहुत बड़ा प्रोडक्शन लेवल नहीं था, लेकिन नॉर्मल जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की चीज़ें यहाँ पर होती थी वो चीज़ें यहाँ पर फुलफ़िल की जाती थी और लोग इस तरीके से भी यहाँ पर कुछ रेवेन्यू जो है वो जनरेट करते थे। यहाँ बना लिया, फिर बाज़ार वगैरह में जो है उन चीज़ों को सेल कर दिया, तो इससे उनका लाइवलीहुड जो है वो यहाँ पर जनरेट होता था। फिर उसके बाद एक और यहाँ पर जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है ये है ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है कि लोगों ने गाड़ियाँ वगैरह जो है वो चलाना स्टार्ट कर दी, जो बुलक कार्ट वगैरह थी उससे सामान वगैरह लेकर जाते थे। तो पालमपुर में जो नॉन फार्मिंग यहाँ पर एक्टिविटी है जिसको ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं उसके बारे में बताइए। सो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि पालमपुर से रायगंज, ठीक है, उसके लिए बहुत सारे अलग अलग तरीके के व्हीकल्स थे जो यहाँ पर क्या करते थे, दोनों को कनेक्ट करते थे। रिक्शा वाला, टांगा वाला, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर एंड पीपल ड्राइविंग द ट्रेडिशनल बुलक कार्ट एंड बोगी आर पीपल इन द ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, ठीक है। ये लोग जो थे
ये कौन से लोग थे? जो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे थे। रिक्शा जा रहा है, तोंगा जा रहा है, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर, है ना, ट्रेडिशनल बुलक कार्ट, बोगी वगैरह लेकर जो लोग यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, ये आपको ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में यहाँ पर देखने को मिलते थे। दे फेरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड इन रिटर्न गेट पेड फॉर इट, है ना, मतलब लोगों को लेकर जाते थे एक जगह से दूसरी जगह, और जो भी सामान होता था वो भी लेकर जाते थे, और उसके बदले उनको यहाँ पर पैसे प्रोवाइड किए जाते थे। द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन हैज़ ग्रोन ओवर द लास्ट सेवरल ईयर्स, है ना, पहले लोग कम थे इस पर्टिकुलर फील्ड में, लेकिन लोगों ने देखा कि यार इससे काफ़ी बेनिफिट यहाँ पर हो रहा है, तो काफ़ी सारे लोगों का नंबर जो है वो यहाँ पर आपको इंक्रीज होता हुआ भी दिखाई दिया, है ना। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि 3 अलग अलग तरीके की जो नॉन फार्मिंग यहाँ पर एक्टिविटीज़ हैं, है ना, जिसमें हमने डेयरी फार्मिंग के बारे में बात किया, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात किया, और ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात किया। ये सारी वो एक्टिविटीज़ आपको देखने को मिलेगी जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ के अंतर्गत थी, और पालमपुर में लोग इस चीज़ को यहाँ पर क्या करते थे कि प्रैक्टिस करते थे। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, हाउ डिड मिश्री लाल मैनेज टू गेट ए स्मॉल प्रॉफिट इन हिज बिजनेस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि इसमें ये पूछा जा रहा है कि जो मिश्री लाल थे, है ना, उनको यहाँ पर एक स्मॉल प्रॉफिट जो था वो बिजनेस में यहाँ पर कैसे मिला था, इसका आपको एग्जाम्पल यहाँ पर देना है। तो मिश्री लाल हैज़ परचेज द मैकेनिकल शुगर केन क्रशिंग मशीन दैट रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी हैंड सेट इट अप ऑन हिज फील्ड, मतलब उन्होंने क्या किया था कि एक जो मिश्री लाल थे उन्होंने एक मैकेनिकल शुगर केन जो क्रशिंग यहाँ पर मशीन है वो यहाँ पर ख़रीद ली थी, है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलती थी, और उसको उन्होंने अपने खेतों में जो है वो यहाँ पर लगा दिया था। शुगर केन क्रशिंग वॉज अर्लियर डन विद द हेल्प ऑफ बुलक्स बट पीपल प्रीफर टू डू इट बाई द मशीन्स दीज डेज। ठीक है, और अब क्या है कि जैसे पहले क्या होता था कि जो शुगर केन है ना, आपने देखा होगा गन्ने का रस पिया होगा ना, पहले लोग हाथ से मशीन चलाते थे, और आज के टाइम पीरियड पर क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी से उनकी मशीन चलती है और काम आसान हो जाता है। तो इसी तरीके से गांव में जो क्रशिंग होती थी ना, उसमें बुलक लगे होते थे और गोल गोल घूमते थे वो, है ना, और इससे क्रशिंग होती थी। लेकिन आज के टाइम पीरियड पर क्या है कि उन्होंने मशीन्स यहाँ पर लगा ली हैं, और उसी से लोग क्या करते हैं कि ये जो गन्ने की क्रशिंग होती है, शुगर केन की क्रशिंग होती है, वो सबसे ज़्यादा है। अच्छा, शुगर केन याद रखिएगा सबसे ज़्यादा जो है वो यूपी में होता है, और अगर आपसे कोई बोलेगा कि शुगर का प्रोडक्शन जो है वो कहाँ पर होता है, तो ये भी यूपी में होता है। और बाकी अगर हम बात करेंगे तो ब्राज़ील वो कंट्री है जहाँ पर जो शुगर प्रोडक्शन है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। पहले क्यूबा में होता था, है ना, क्यूबा को शुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड बोलते थे, याद रखना। क्यूबा जो है ये क्या है, इसको बोलते थे शुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, लेकिन अब शुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड जो है वो क्यूबा को नहीं बोलते हैं, अब जो है वो किसको बोलते हैं, वो ब्राज़ील को बोलते हैं। ठीक है, ब्राज़ील जो है वो साउथ अमेरिकन एक कंट्री आपको देखने को मिलेगी। मिश्री लाल ऑल्सो बाय शुगर केन फ्रॉम द अदर फार्मर्स एंड प्रोसेस इट इनटू द जैगरी। जैगरी मतलब होता है गुड़। ठीक है, तो उसको क्या करते थे कि वो दूसरे जो यहाँ पर फार्मर्स हैं उनसे भी यहाँ पर क्या करते थे वो कि वो ले लेते थे, है ना, कि भाई अपना गन्ना भी दे दो, और जैगरी बनाते थे, गुड़ बनाते थे। द जैगरी इज देन सोल्ड टू द ट्रेडर्स एट शाहपुर, है ना, जो ट्रेडर्स होते थे शाहपुर में उनको ये गुड़ बेचा जाता था, और इन द प्रोसेस मिश्री लाल मिक्स ए स्मॉल प्रॉफिट, और इससे यहाँ पर क्या है कि मिश्री लाल को जो है एक छोटा सा प्रॉफिट भी आपको देखने को मिलता था। ठीक है, तो सब लोगों का अपना अपना काम था, है ना, विलेज में इसी तरीके से काम होते हैं, है ना। एक लोगों ने ट्रैक्टर खरीद लिया, तो ट्रैक्टर से जब यहाँ पर खेतों वगैरह को जुताई करने का काम आया, है ना, टॉयल करने का काम आया, तो उस ट्रैक्टर ने क्या किया, सबके गांव के खेत यहाँ पर जोते, तो उससे भी उसको बेनिफिट यहाँ पर मिलता है। तो सब लोग इसी तरीके से काम करते हैं। तो मिश्री लाल ने क्या किया कि शुगर केन क्रशिंग जो एक मशीन थी वो यहाँ पर लगा दिया, उससे जैगरी वगैरह बनाए, और शाहपुर में जो यहाँ पर ट्रेडर्स थे उनको बेचा, और उससे फिर उसको क्या हुआ कि मिश्री लाल को आपको बेनिफिट जो है वो देखने को मिला। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। तो समझ में आ रहा है ना। देखो, कोई भी डाउट अगर होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है, तो मैं उसको पर्सनली यहाँ पर जो है वो आपको आंसर करूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखो दिया हुआ है कि व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल कैपिटल, है ना, फिजिकल कैपिटल क्या होती है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि व्हाट आर द आइटम्स दैट कम्स अंडर फिजिकल कैपिटल। तो 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। सबसे पहले तो आपको फिजिकल कैपिटल की जो डेफिनेशन है वो आपको बतानी है, और दूसरी बात फिजिकल जो कैपिटल होती है उसके अंदर कौन कौन से आइटम्स यहाँ पर आते हैं ये आपको बताना है ना। मतलब कि सिंपल सी डेफिनेशन आप लिखो, और फिजिकल कैपिटल के अंदर आने वाले जितने भी आइटम्स हैं उनको कैटेगराइज करके आप उनको यहाँ पर बता दीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया है। तो देखो क्या होता है कि फिजिकल कैपिटल में अगर हम देखेंगे तो हमें क्या करना है कि प्रोडक्शन करना है ना। वो किसी चीज़ का भी प्रोडक्शन हो सकता है, वो एग्रीकल्चर यहाँ पर प्रोडक्शन हो सकता है, वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो सकता है, कोई भी चीज़ यहाँ पर हो सकती है। तो प्रोडक्शन करने के लिए क्या है कि हमें कुछ अलग अलग तरीके के इनपुट्स की ज़रूरत होती है। इनपुट्स का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ
जैसे ये वीडियो आपके सामने जो है वो चल रहा है ना। अब इस वीडियो के चलने में कई तरीके के इनपुट्स हैं, जैसे आपकी एनसीईआरटी बुक इनपुट हो गई, स्लाइड बनाना इनपुट हो गया, वीडियो को रिकॉर्ड करना इनपुट हो गया, है ना, फिर मेरा पढ़ाना यहाँ पर इनपुट हो गया, तब कहीं जाकर क्या हो रहा है कि ये वीडियो जो है वो आप देख पा रहे हो, है ना। तो इसमें अलग अलग तरीके के जो है वो इनपुट्स हैं, तभी वीडियो का प्रोडक्शन यहाँ पर कंप्लीट हुआ और आप यहाँ पर क्या है कि इस वीडियो को आसानी से देख पा रहे हैं। तो इसी तरीके से किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, ठीक है, चाहे वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो, हर एक चीज़ में जो है वो इनपुट्स की ज़रूरत होती है और वही इनपुट्स क्या कहलाते हैं, वो फिजिकल कैपिटल जो है वो यहाँ पर कहलाते हैं। तो डेफिनेशन में सिंपल सी बात है कि फिजिकल कैपिटल इंक्लूड्स द वैरायटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग द प्रोडक्शन। अब इसी में अगर हम देखेंगे, इसके एग्जाम्पल को अगर हम समझेंगे, तो यहाँ पर क्या है कि फिजिकल कैपिटल अलग अलग तरीके से हो सकती है। जैसे अगर हम बात करेंगे तो पहला दिया हुआ है कि टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स। तो टूल्स का मतलब ये है कि कुछ तो यहाँ पर बहुत सिंपल से टूल्स हो सकते हैं, है ना, जैसे कि किसान का जो प्लव होता है उसकी बात हम यहाँ पर कर सकते हैं। फिर अलग अलग तरीके की सोफिस्टिकेटेड जो मशीन्स होती हैं, है ना, जैसे जनरेटर हो गया, टरबाइन हो गए, कंप्यूटर हो गए, तो इन सब चीज़ों का प्रयोग किया जा सकता है। और बिल्डिंग्स का मतलब ये हुआ कि देखिए प्रोडक्शन करने के लिए किसी न किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, है ना, जैसे फील्ड हो गया, वो भी आपका एक फिजिकल कैपिटल है। अगर आप कहीं पर इंडस्ट्रीज वगैरह चला रहे हो तो उसके लिए भी बिल्डिंग्स वगैरह की आवश्यकता होगी, तो वो भी आपका एक फिजिकल कैपिटल है। तो इन सब चीज़ों के माध्यम से, इन सब चीज़ों की हेल्प से हम किसी चीज़ का जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पर कंप्लीट कर पाते हैं। तो वही बोला गया है कि टूल्स एंड मशीन्स रेंज फ्रॉम वेरी सिंपल टूल्स, छोटे छोटे टूल्स से लेकर जो यहाँ पर थोड़ा सोफिस्टिकेटेड, जिसमें एक विशेष तरह की टेक्नोलॉजी यहाँ पर यूज़ होती है, उन मशीन्स को भी हम इस कैटेगरी में रखते हैं। और फिर बिल्डिंग्स वगैरह का भी हम यूज़ करते हैं, ताकि हम समय के साथ जो है वो चीज़ों का प्रोडक्शन यहाँ पर करते रहें और इन चीज़ों का बहुत दिनों तक हम यहाँ पर प्रयोग कर सकें। फिर उसके बाद होता है रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड। अब देखिए क्या है कि किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन को करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए हमें यहाँ पर क्या होता है कि रॉ मटेरियल्स की आवश्यकता होती है। रॉ मटेरियल्स का मतलब ये हो गया कि इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप एक घर बना रहे हो, है ना, तो घर बनाने में ईंट हो गया, सीमेंट हो गया, ठीक है, सैंड हो गया, है ना, और भी अलग अलग तरीके की जो उसमें इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, वो सब चीज़ें क्या होती है, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि एक फाइनल जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। जैसे अगर हमें सब्जी बनानी होती है तो हम अलग अलग तरीके के इंग्रेडिएंट्स यहाँ पर यूज़ करते हैं ना, तो वो क्या है, वो सब्जी बनाने के लिए हमारे पास अवेलेबल रॉ मटेरियल होता है। दूसरी बात है यहाँ पर मनी इन हैंड। मनी इन हैंड का सिंपल सा मीनिंग यहाँ पर ये हुआ कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो कि आपके पास जो पैसा है ना, वो आपके हाथ में है। तो अगर मान लीजिए कि प्रोडक्शन के किसी भी स्टेज पर उस चीज़ की यहाँ पर अगर रिक्वायरमेंट होती है ना, कि भाई इस चीज़ को हम यहाँ पर क्या करते हैं कि चीज़ों को जो है वो खरीदना है या हमें किसी तरीके की पेमेंट करनी है, तो जो पैसा हमारे हाथ में होता है उसे हम यूटिलाइज करते हैं। तो ये भी क्या होता है कि एक तरीके का फिजिकल कैपिटल ही आपको देखने को मिलेगा। So production requires a variety of raw materials such as the yarn used by the weaver and the clay used by the potter. Also some money is always required during the production, है ना, कि कुछ पैसे जो हैं वो हमेशा रिक्वायर्ड होते हैं प्रोडक्शन के दौरान, ताकि जो भी अलग अलग तरीके की पेमेंट्स हो वो आप कर सको, जो भी नेसेसरी आइटम्स होते हैं उनको खरीद सको। रॉ मटेरियल्स एंड मनी, ठीक है, इन हैंड आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो ये चीज जो होती है वो यहाँ पर क्या है, ये वर्किंग कैपिटल के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर दो चीजें आपको बताई गई हैं। पहली बात अगर आप देखोगे तो फिजिकल कैपिटल का एग्जाम्पल आपको देना है, तो फिजिकल कैपिटल में ये सारी चीजें हैं। और उसके बाद वर्किंग कैपिटल में अगर आप देखोगे तो वर्किंग कैपिटल में यहाँ पर क्या होगा कि रॉ मटेरियल और जो मनी होता है वो आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो दोनों चीज़ों की डेफिनेशन यहाँ पर बता दी गई है कि वर्किंग कैपिटल क्या है और फिजिकल कैपिटल क्या है। तो दोनों को आप इस तरीके से यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। और ये दोनों चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर आपको जो फिजिकल कैपिटल के अंतर्गत ही देखने को मिलेगी, जो वर्किंग कैपिटल है वो भी। और उसके बाद एक ह्यूमन कैपिटल भी होती है। ह्यूमन कैपिटल का मतलब ये होता है कि भाई चीज़ें अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए, ताकि उन चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट करके जो ओवरऑल प्रोडक्शन है उसको यहाँ पर इंश्योर कर सको, है ना। अगर आपके पास दिमाग ही नहीं होगा, आपके पास नॉलेज ही नहीं होगी, स्किल्स ही नहीं होगी, तो इन चीज़ों को आप कैसे यूज़ करोगे, ठीक है। तो ये चीज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द शॉपकीपिंग एंड नॉन फार्मिंग एक्टिविटी इन विलेज पालमपुर, है ना। वहाँ पर क्या होता था, शॉपकीपिंग जो है मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि लोग दुकान वगैरह भी लगाते थे। तो एक नॉन फार्मिंग यहाँ पर एक्टिविटी है पालमपुर की, उसके ऊपर एक शॉर्ट नोट जो है वो आपको लिखना है। तो बोला जा रहा है कि देयर आर वेरी लेस पीपल इन्वॉल्व इन द ट्रेड इन पालमपुर, है ना। ट्रेड मतलब होता है व्यापार, तो व्यापार में वही चीज़ें खरीदना बेचना, ये सब जो चीज़ें हैं वो ट्रेड के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगी। तो उनका नंबर बहुत ज़्यादा नहीं था, बहुत सारे लोग यहाँ पर काम नहीं करते थे। द ट्रेडर्स ऑफ पालमपुर एंड शॉपकीपर्स हु बाय वेरियस गुड्स फ्रॉम द होलसेल मार्केट इन द सिटीज एंड सेल देम इन द विलेज, मतलब यहाँ पर क्या करते थे
कि जो लोग ट्रेड एक्टिविटीज में यहाँ पर इन्वॉल्व थे, है ना, पालमपुर में, और जो शॉपकीपर्स थे वो लोग क्या करते थे कि होलसेल मार्केट से जो है वो सामान यहाँ पर खरीदते थे। कहाँ पर? शहर से जो है वो सामान यहाँ पर खरीद कर लेकर आते थे। होलसेल का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि बड़े स्केल पर, है ना, 1 किलो 2 किलो की बात नहीं होगी, 100 किलो लोग सामान यहाँ पर खरीद के आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये होलसेल वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर हो गया। तो लोग शहरों से होलसेल बेसिस पे जो है वो सामान खरीद के लाते थे और उनको यहाँ पर क्या करते थे, गाँव में बेचते थे। There are small general stores in the village selling a wide range of items like rice, wheat, sugar, tea, oil, biscuit, है ना, soap, टूथपेस्ट, बैटरीज, कैंडल्स, नोटबुक्स, पेन, पेंसिल, इवन सम क्लोथ्स। ठीक है, तो अलग अलग तरीके की चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर बेची जाती थी। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये होलसेल में कहाँ से खरीदेंगे, शहरों से खरीदेंगे। और दूसरी बात यहाँ पर ये है कि इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व यहाँ पर नहीं थे। A few of the families whose houses are close to the bus stand have used a part of the space to open small shops. They sell eatables. ठीक है, मतलब अगर मान लीजिए कि किसी का घर यहाँ पर बस स्टैंड वगैरह के पास में है, तो वो लोग वहाँ पर जो स्पेस रहती थी वहाँ पर क्या करते थे कि कुछ दुकान वगैरह खोल लेते थे और खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर प्रोवाइड करते थे। जैसा आज के टाइम पीरियड पर भी हम अलग अलग तरीके के जो बस स्टैंड्स हैं वहाँ पर देखते हैं कि छोटी मोटी यहाँ पर शॉप्स होती हैं और उन शॉप्स में आपको अलग अलग तरीके की खाने पीने की चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल होती हैं। तो ये शॉपकीपिंग जो था वो भी एक नॉन फार्मिंग एक्टिविटी था, मतलब ये एग्रीकल्चर से अलग आपको देखने को मिलेगा। इसमें यहाँ पर फार्मिंग एक्टिविटी की बात यहाँ पर नहीं की जा रही है और इसीलिए नॉन फार्मिंग एक्टिविटी के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए दिया हुआ है कि व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन द विलेज पालमपुर, है ना, विलेज पालमपुर में जो है वो किस किस तरीके की जो क्रॉप्स हैं, है ना, वो यहाँ पर ग्रो की जाती थी। ठीक है, जैसे मैंने ज्वार बाजरा के बारे में आपको बताया था, वो रेनी सीजन में यहाँ पर ग्रो किया जाता था। इसी तरीके से कि और कौन कौन सी यहाँ पर क्रॉप्स थी जिनको यहाँ पर क्या करते थे हम विलेज में, जो पालमपुर विलेज है वहाँ पर ग्रो किया जाता था, इसके बारे में बात करनी है। द एंटायर लैंड इज कल्टिवेटेड इन विलेज पालमपुर। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन द विलेज, मतलब कि जितनी भी यहाँ पर ज़मीन थी, है ना, जहाँ पर एग्रीकल्चर हो सकता था, वहाँ पर पूरे टाइम पीरियड पर जो है पालमपुर विलेज में खेती की जाती थी। जैसे अगर आप बात करोगे रेनी सीजन के दौरान फार्मर्स ग्रो ज्वार एंड बाजरा। ठीक है, याद रखना कि ज्वार एंड बाजरा यहाँ पर ग्रो करते थे और ये जो बेसिकली होते थे एनिमल्स के लिए, है ना, जो फॉडर आपको देखने को मिलेगा, खाने के लिए चीज़ें अवेलेबल होती थी, वो ज्वार एंड बाजरा के रूप में आपको देखने को मिलती थी। दीज प्लांट्स आर यूज्ड एज कैटल फीड, मतलब कि जानवरों को खिलाने के लिए। इट इज़ फॉलोड बाई कल्टिवेशन ऑफ पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। ठीक है, तो रेनी सीजन के दौरान जो है ज्वार बाजरा हो गया और उसके बाद यहाँ पर क्या है कि आलू का कल्टीवेशन जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, आलू मतलब आप ये कह सकते हैं पोटैटो। ठीक है, तो वो यहाँ पर अक्टूबर से दिसंबर के बीच में यहाँ पर होता था, मतलब कि ठंडी के सीजन में आपको देखने को मिलेगा। इन द विंटर रबी फील्ड्स आर सोन विद द व्हीट, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है कि इसी टाइम पीरियड पर अगर आप देखोगे तो अक्टूबर से दिसंबर का टाइम पीरियड भी मतलब एक ऑटम टर्म आप यहाँ पर कह सकते हैं, और यहाँ पर ठंडी का जो टाइम पीरियड होता था वो रबी होता था, जिसमें यहाँ पर व्हीट की खेती जो है वो यहाँ पर की जाती थी। अ पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज ऑल्सो डिवोटेड टू सुगर केन विच इज हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि गन्ने की खेती होती थी, है ना, और गन्ने की खेती जो है वो साल में एक बार यहाँ पर की जाती थी। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद यहाँ पर बोला जा रहा है कि सुगर केन इन इट्स रॉ फॉर्म और एज जैगरी इज सोल्ड टू द ट्रेडर्स इन शाहपुर। ठीक है, फिर सुगर केन से मैंने आपको बताया था जो मिश्री डाल थे वो यहाँ पर जैगरी में परिवर्तित करते थे। जैगरी मतलब होता है गुड़। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर क्या है, इसको ट्रेडर्स को यहाँ पर जो शाहपुर होता था वहाँ पर ये लोग जो आलू वगैरह होता था उसको यहाँ पर बेचते थे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर बताई जा रही है। अच्छा, अब एक बार मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ। जैसे कई बार क्या होता है कि रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप में जो है वो हमें थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है ना, कि रबी क्रॉप कौन सी है, खरीफ क्रॉप कौन सी है। तो हम एक काम करते हैं कि रबी क्रॉप जो है ना उसको याद कर लेते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर कभी एग्जामिनेशन में या MCQ में आपसे कोई पूछेगा कि इनमें से रबी क्रॉप को पहचानो, है ना, या खरीफ क्रॉप को पहचानो, तो आसानी से जो है वो आप पहचान लोगे। तो रबी क्रॉप के लिए याद रखिएगा, मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, नाई, ठीक है, नाई हूटर बजते ही, ठीक है, ये नोट कर लेना, नाई हूटर बजते ही, नाई हूटर बजते ही जोश में आलू लाया। ठीक है, या तो आप इसको ये वाला सा कर लीजिए। ठीक है, थोड़ा इसको हम यहाँ पर चेंज कर लेते हैं, इसको यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं, जोश में आलू लाया। ठीक है, तो ये आपने क्या कर लिया कि ये कुछ इंपॉर्टेंट जो क्रॉप्स हैं उनके नाम आपने यहाँ पर लिख लिए। ठीक है, अब इसी से हम क्या करेंगे कि जो भी आपके अलग अलग तरीके के है ना हमारे रबी क्रॉप्स हैं उनके नाम यहाँ पर निकाल लेते हैं।
जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने क्या किया कि एक जो नाम है वो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन कहाँ गया हमारा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये आपको नाई देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ना से यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया आपका चना, ठीक है, ये चना आपको देखने को मिल रहा है। ई से यहाँ पर क्या हो गया, ये आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। ई से हम देख रहे हैं, इसको बोल दिया हमने राई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये वाला जो हु हो गया, ठीक है, हु वाला जो पार्ट आपको देखने को मिल रहा है, ये हो गया आपका वीट। वीट मतलब ये चीज़ क्या हो गई, ये आपकी गेहूँ यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये गेहूँ हो गया। और उसके बाद यहाँ पर टर जो है, इससे आपका पीस बन गया जिसको बोलते हैं मटर, ठीक है। फिर बजते ही से कुछ नहीं होगा, और यहाँ से क्या हो गया, ये हो गया आपका जौ, ठीक है। ये जो चीज़ है इसको हमने यहाँ पर क्या बोल दिया, ये आपको जो है जौ बोल दिया। और ये आपका यहाँ पर हो गया सरसों, ठीक है, जिसको हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, मस्टर्ड बोलते हैं। और आलू से फिर यहाँ पर क्या है कि आलू बन गया। तो ये सारी की सारी जो है वो यहाँ पर क्या है कि ये आपकी रबी क्रॉप आपको देखने को मिल गई। खरीफ में ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, मूंगफली, ये सब चीज़ें जो है वो आपको खरीफ क्रॉप में देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये सारी की सारी जो क्रॉप्स थी, ये पालमपुर में यहाँ पर क्या की जाती थी, ये ग्रो की जाती थी, जिसमें ज्वार बाजरा है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है कि आलू देखने को मिल रहा है, पोटैटो। फिर उसके बाद गेहूँ हो गया, और शुगर केन भी जो है वो साल में एक बार जो है वो ग्रो किया जाता था। ये चीज़ आपको यहाँ पर बताई गई है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है ना। किसी क्वेश्चन में भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में यहाँ पर बता सकते हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखो, दिया है कि व्हाट डू यू मीन बाय सरप्लस, हाउ इज द सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स डन, ठीक है। तो सरप्लस का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि भाई जितनी आपकी नीड है ना, जो नीड यहाँ पर होती है उससे ज़्यादा, है ना। कोई भी चीज़ अगर मान लीजिए कि आपकी ज़रूरत से ज़्यादा आपके पास देखने को मिल रही है, इसका मतलब क्या है कि वो सरप्लस अमाउंट में आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, तो सरप्लस का मतलब क्या होगा कि सरप्लस इज द डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप प्रोड्यूस्ड बाय द फार्मर एंड द क्वांटिटी दैट ही कीप्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन, है ना। जैसे मान लीजिए कि उसने यहाँ पर क्या किया कि टोटल बात करते हैं, ठीक है। टोटल जो प्रोडक्शन यहाँ पर हुआ, वो एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ कि 100 kg का यहाँ पर क्या है कि वो टोटल प्रोडक्शन हुआ, है ना। और सेल्फ कंजम्पशन के लिए उसने यहाँ पर कितना रख लिया भाई, वो 25 kg जो है वो उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यहाँ पर है ना। तो अब यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि टोटल अगर 100 kg है, सेल्फ जो है वो 25 kg है, तो इसका मतलब अगर हम यहाँ पर सरप्लस देखेंगे, है ना, तो सरप्लस का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि सरप्लस का सिंपल सा मीनिंग यहाँ पर ये हुआ कि 100 - 25, ठीक है। 100 - 25 यहाँ पर किया तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई 75 kg, मतलब कि ये सरप्लस है ना। मतलब ये हमारी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के बाद इतना जो अमाउंट है वो यहाँ पर बच रहा है। तो अब ये जो अमाउंट होगा ये मैं क्या करूँगा, ये सेल करूँगा, है ना, मतलब इसको बेचूंगा मार्केट में, और मार्केट में इसको बेचने से मुझे यहाँ पर क्या होगा कि थोड़ा सा मॉनेटरी बेनिफिट होगा। मॉनेटरी बेनिफिट का मतलब मुझे कुछ रिवेन्यू यहाँ पर मिलेगा, कुछ प्रॉफिट मेरा यहाँ पर होगा। तो वो चीज़ क्या करते थे, जो यहाँ पर एग्रीकल्चर में लोग यहाँ पर इन्वॉल्व थे, जो भी सरप्लस प्रोडक्शन होता था उसको मार्केट में बेचते थे। तो सरप्लस का मतलब ये हुआ कि टोटल प्रोडक्शन और जो सेल्फ कंजम्पशन है ना, इसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम सरप्लस बोलते हैं। ये मैंने आपको एग्जांपल देके बता दिया। हाउ इज द सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स डन, मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स प्रोड्यूस द लार्जेस्ट सरप्लस ऑफ द क्रॉप, है ना। अब यहाँ पर एक चीज समझिए कि जो मीडियम फार्मर्स होते थे, है ना, या फिर जो लार्ज फार्मर्स आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो छोटे फार्मर्स हैं उनके पास उतना ही प्रोडक्शन होता था कि भाई वो अपने जो यहाँ पर सेल्फ कंजम्पशन है ना उसको यहाँ पर फुलफिल कर पाते थे, क्योंकि उनके पास ज़्यादा बड़े खेत नहीं है। अब ज़्यादा बड़े खेत नहीं होंगे तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा नहीं होगा, तो सरप्लस यहाँ पर प्रोडक्शन होगा ही नहीं, है ना। इसलिए क्या होता है कि छोटे किसान जो हैं वो साल भर मेहनत करते हैं, और मेहनत करने के बाद जो भी प्रोडक्शन होता है वो केवल उनके परिवार को फीड करने के लिए पर्याप्त होता है, मतलब अलग से कोई रिवेन्यू जनरेट यहाँ पर नहीं होता है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि मीडियम और जो लार्ज फार्मर्स हैं वो लार्ज जो सरप्लस होता है क्रॉप का वो यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं। बाई सेलिंग दिस सरप्लस क्रॉप इन द मार्केट दे अर्न इनकम, है ना। वो लोग क्या करते हैं कि जो भी मार्केट वगैरह होते हैं वहाँ पर इन क्रॉप्स को बेचते हैं, और वो यहाँ पर क्या है कि फिर उनको इनकम प्रोवाइड करता है। द ट्रेडर्स एट द मार्केट्स बाय द क्रॉप, जो मार्केट में ट्रेडर्स होते हैं जो यहाँ पर क्रॉप्स वगैरह का ट्रेड करते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि किसानों से इस तरीके के जो क्रॉप होते हैं ना उनको यहाँ पर खरीद लेते हैं, और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होता है कि वो अपना सामान ले जाकर टाउन और सिटीज़ में जो शॉपकीपर्स वगैरह होते हैं उनको बेच देते हैं। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो है ना, ये पूरा काम आपको देखने को मिलेगा। जैसे आज के टाइम पीरियड पर अगर हम बात करेंगे तो एक कमेटी होती है जिसको बोलते हैं APMC,
है ना। एपीएमसी का मतलब यहाँ पर क्या है, इसको बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी, ठीक है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी मतलब कि एग्रीकल्चर में जो भी यहाँ पर क्या होता है कि प्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा, है ना, उसको यहाँ पर सेल करने के लिए एक पर्टिकुलर जगह बनाई गई है जिसको बोलते हैं मंडी, है ना। मंडी मतलब यही होता है एपीएमसी। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि जो किसान है अपना सामान बेचेंगे और फिर ये ट्रेडर्स जो हैं वो क्या करते हैं कि इस सामान को आगे शहर वगैरह और जो भी अलग अलग तरीके के टाउन्स वगैरह होते हैं वहाँ पर ये लोग पहुँचाते हैं। और इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो सरप्लस प्रोडक्ट्स होते हैं, है ना, एग्रीकल्चर में या किसी भी फील्ड में, वो यहाँ पर आपको डन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, हाउ इज द रिक्वायर्ड कैपिटल इन फार्मिंग अरेंज्ड, है ना, मतलब कि जो फार्मिंग होती है, ठीक है, मतलब कि जो खेती यहाँ पर होता है। अब मैंने आपको बता दिया कि खेती में क्या है कि पैसे की आवश्यकता होगी, है ना, और उसको हम क्या बोलेंगे, वो रिक्वायर्ड कैपिटल होती है, मतलब कि इतना पैसा हमें चाहिए अगर हम एग्रीकल्चर को कंप्लीट यहाँ पर करना चाहते हैं तब। तो ये जो यहाँ पर क्या होता है कि रिक्वायर्ड कैपिटल है, इसका अरेंजमेंट कैसे होगा। तो अगर आप देखोगे कि अलग अलग तरीके के फार्मर्स हैं, है ना, जैसे स्मॉल और मीडियम फार्मर्स हो गए, फिर कुछ बड़े फार्मर्स हो गए, तो सब लोगों का तरीका अलग अलग होगा। जैसे अगर हम बात करेंगे जो स्मॉल फार्मर्स हैं, स्मॉल फार्मर्स का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि जिनके पास टोटल जो लैंड है ना, वो 2 हेक्टेयर से यहाँ पर कम है, तो वो लोग क्या करते थे, हैव टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल। मतलब आप ये कह सकते हैं कि इन लोगों को अगर अपनी कैपिटल जो एग्रीकल्चर में यहाँ पर यूज होने वाली है, अगर ये इस कैपिटल का प्रयोग यहाँ पर करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर क्या करेंगे, वो उधार लेंगे पैसा, है ना, मतलब कि मनी जो है वो यहाँ पर क्या करने वाले हैं, वो उधार लेने यहाँ पर वाले हैं, ठीक है। दे बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर्स और द विलेज मनी लेंडर्स और द ट्रेडर्स हु सप्लाई वेरियस इनपुट्स फॉर कल्टीवेशन। अब ये जो स्मॉल फार्मर्स हैं इनको उधार कहाँ कहाँ से मिलेगा, या तो जो बड़े फार्मर्स होते हैं, है ना, जिनके पास खेती बहुत ज़्यादा होती है, उनके पास एडिशनल जो इनकम के सोर्सेज हैं उनसे ये उधार ले लेंगे, या जो गांव में साहूकार आपको देखने को मिलते हैं जो पैसे उधार देने का ही काम करते हैं, है ना, उनसे ले लेंगे, या फिर वो सारे के सारे ट्रेडर्स होते हैं जो क्या करते हैं कि जो अलग अलग तरीके की मशीनरी, अलग अलग तरीके के जो प्रोडक्ट्स हैं जो एग्रीकल्चर में यूज़ होने वाले हैं, है ना, वो रिक्वायरमेंट जो फुलफिल करते हैं, उनसे क्या करते हैं कि छोटे फार्मर्स जो है वो उधार ले लेते हैं। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन्स इज वेरी हाई, दे आर पुट ग्रेट डिस्ट्रेस टू रिपे द लोन। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो ब्याज होता है वो यहाँ पर क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा होता है, और फिर उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि ये लोग चीट भी करते हैं, है ना, मतलब इनके द्वारा जो है वो अलग अलग लेवल पर चीटिंग भी की जाती है, जिसके वजह से आप देख सकते हैं कि फार्मर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है ना, बहुत ज़्यादा आप ये कह सकते हैं कि असमर्थ हो जाते हैं वो कि भाई इनके लोन को किस तरीके से वो यहाँ पर वापस करेंगे, तो बहुत डिफिकल्टी यहाँ पर उनको फेस करनी होती है। फिर उसके बाद अगर हम बात करेंगे, इन कॉन्ट्रास्ट टू द स्मॉल फार्मर्स द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग्स फ्रॉम फार्मिंग, है ना, मतलब वो लोग क्या करते थे कि जो फार्मिंग एक्टिविटी है, जो एडिशनल वो यहाँ पर काम कर रहे हैं, इसकी वजह से उनको क्या होता है कि अलग अलग तरीके की जो इनकम है वो मिलती रहती है, तो उनके पास खुद की यहाँ पर सेविंग्स होती हैं जो फार्मिंग एक्टिविटी से उन्होंने यहाँ पर सेव करके रखी है। दे आर दस एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल नीडेड, और इसी वजह से ये क्या करते हैं कि उस पैसे का प्रयोग जो है वो अपनी आगे आने वाली फसल जो है उसको कंप्लीट करने में यहाँ पर कर लेते हैं। तो इनको बहुत ज़्यादा यहाँ पर लोन वगैरह की आवश्यकता नहीं होती है, और अगर लोन वगैरह होता है तो क्योंकि इनके पास खेत वगैरह बड़े स्केल पर हैं, ये बड़े फार्मर्स हैं, तो उनको लोन मिलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है ना। अदरवाइज इनके पास पहले से ही सेविंग्स रहती हैं, जिसकी वजह से ये लोग क्या करते हैं कि अपनी फार्मिंग जो एक्टिविटीज़ हैं उनको यहाँ पर आसानी से अरेंज कर पाते हैं, ठीक है, जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है उसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, तो ये हमारे शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चंस हैं ये हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। मैंने वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको करा दिया, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करा दिया। हर एक चैप्टर के आपको टेस्ट पेपर भी मिलेंगे, है ना, टेस्ट पेपर में और ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं इन सभी में से, ठीक है, या कुछ एडिशनल क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा सकते हैं जो एनसीईआरटी में गिवन है, तो उनसे मैं आपको एक टेस्ट पेपर भी प्रोवाइड करूंगा। तो उस टेस्ट पेपर से ना कुछ एडिशनल जो आपके क्वेश्चंस हैं वो भी यहाँ पर कवर हो जाएंगे, तो आप आसानी से उन पेपर को भी जो है ज़रूर सॉल्व करिएगा, ठीक है, तो उससे भी आपको चीज़ें जो है एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 जो है वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि करीब 5 नंबर का क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाएगा। तो बोला जा रहा है कि हाउ कैन यू से दैट पालमपुर इज अ वेल डेवलप्ड विलेज, है ना, आप ये कैसे कह सकते हो कि पालमपुर जो है ये एक वेल डेवलप्ड यहाँ पर विलेज जो है वो देखने को मिलता था, ठीक है। सो पालमपुर इज अ वेल डेवलप्ड विलेज बिकॉज, ठीक है, अब आपको ये बताना पड़ेगा कि इसके कारण यहाँ पर क्या है। पहली बात अगर आप देखोगे, द विलेज हैज अबाउट 450 फैमिलीज बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट, द 80 अपर कास्ट फैमिलीज ओन द मेजॉरिटी ऑफ लैंड इन द विलेज। तो यहाँ पर करीब 450 फैमिलीज रहती थी, अलग अलग कास्ट की जो फैमिलीज हैं वो रहती थी,
और 80 जो अपर कास्ट फैमिलीज थी, वो यहाँ पर आप ये कह सकते थे कि ज़्यादातर जो लैंड होता था विलेज का, वो यहाँ पर क्या है कि वो उनके कंट्रोल में यहाँ पर था। ठीक है, देयर हाउसेज सम ऑफ देम क्वाइट लार्ज आर मेड ऑफ ब्रिक विद सीमेंट प्लास्टरिंग। ठीक है, और उनके जो घर वगैरह थे वो यहाँ पर ईंटों से बने थे और उसमें सीमेंट वगैरह से प्लास्टरिंग भी यहाँ पर करी गई थी, मतलब कि पक्के घर जो है वो यहाँ पर बनाए गए थे। तो जिससे हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि भाई जो डेवलप्ड विलेज होते हैं वहाँ पर इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं, है ना। जो पीछे विलेज होंगे, जो यहाँ पर क्या है कि डेवलपिंग होंगे या अंडर डेवलप्ड होते हैं, वहाँ पर तो इस तरीके से घर देखने को नहीं मिलते ना कि प्लास्टरिंग वगैरह हो रही है, इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। द एससीज दलित comprise 1/3 of the population and live in the corner of the village and in much smaller house, some of which are mud of and straw। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर ये है कि जो दलित्स थे, है ना, जो एससी कम्युनिटी, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी वाले लोग थे, उनकी पॉपुलेशन अगर आप देखोगे तो पूरे विलेज का यहाँ पर 1/3 पॉपुलेशन था और इनके जो घर होते थे वो मड वगैरह से यहाँ पर बने थे। ठीक है, मतलब कि जो मिट्टी के घर होते हैं वो आपको देखने को मिलते थे, ये सब चीज़ें हैं। फिर उसके बाद मोस्ट ऑफ द हाउसेस हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शंस। ठीक है, ज़्यादातर हाउस में अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक कनेक्शंस आपको देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रिसिटी पावर्स ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड एंड यूज्ड इन वेरियस टाइप ऑफ स्मॉल बिजनेस। ठीक है, तो जो भी यहाँ पर ये ट्यूबवेल्स होते थे, ट्यूबवेल्स का मतलब यहाँ पर क्या होगा कि जिससे आपको इरिगेशन की फैसिलिटी यहाँ पर मिलेगी, है ना, क्योंकि इससे पानी मिलता है, तो इरिगेशन की जो फैसिलिटीज़ हैं वो यहाँ पर आपकी फुलफिल हो जाएंगी। और फिर आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि स्मॉल बिजनेस वगैरह में भी जो इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती थी वो यहाँ पर इससे फुलफिल हो जाती थी। पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल्स, यहाँ पर प्राइमरी स्कूल्स थे एंड 1 हाई स्कूल, देयर इज अ प्राइमरी हेल्थ सेंटर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्राइमरी स्कूल भी है और यहाँ पर क्या है कि हाई स्कूल भी आपको देखने को मिलेगा। प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता था, पीएचसी जिसको बोलते हैं, जहाँ पर आप इलाज वगैरह करवा सकते हैं, रन बाय द गवर्नमेंट, एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी वेयर द सिक्स आर ट्रीटेड। ठीक है, डिस्पेंसरी का मतलब जो नॉर्मल प्राइवेट पर्सन है वहाँ पर बैठेंगे, अगर आपको कोई इलाज वगैरह कराना है तो आप वहाँ पर जा सकते हैं। ठीक है, ये तो कुछ एडिशनल से यहाँ पर पॉइंट है, बाकी कई सारे पॉइंट मैंने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस किए हुए हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर की जो फैसिलिटीज़ थी वो यहाँ पर बड़े स्केल पर आपको देखने को मिलती थी, ओवरऑल सरप्लस प्रोडक्शन यहाँ पर होता था। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ हैं, है ना, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ भी बड़े स्केल पर यहाँ पर होती थी, है ना। तो ये ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी जो डिपेंडेंसी है वो एग्रीकल्चर के ऊपर है, भले ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे, लेकिन कई सारे लोग ऐसे थे जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में भी आपको इन्वॉल्व देखने को मिलते थे। फिर अगला पॉइंट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि इरिगेशन की फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी तरीके से अवेलेबल थी, है ना, जो इरिगेशन यहाँ पर था वो चीज़ें थी। फिर उसके बाद अगर आप ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी देखोगे आसपास के एरिया में जाने के लिए, तो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ भी यहाँ पर अवेलेबल थी। मतलब गाँव के लेवल पर जिस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए वो सब चीज़ें पालमपुर में थी, और इन्हीं के बेसिस पे हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि पालमपुर जो विलेज था वो एक आपको वेल डेवलप्ड यहाँ पर विलेज देखने को मिल रहा था। ठीक है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो आपको देखने को मिल रही हैं। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखो बोला गया है कि डिफरेंशिएट बिटवीन फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डू रिमेंबर इट। ये एग्जामिनेशन में डेफिनेटली यहाँ पर पूछा जाएगा कि भाई आपको ये बताना है कि जो फिक्स्ड कैपिटल होती है और जो वर्किंग कैपिटल होती है उनके बीच में यहाँ पर क्या डिफरेंस होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक बात समझिएगा कि जो यहाँ पर फिक्स्ड कैपिटल होती है और जो वर्किंग कैपिटल होती है, ये दोनों चीज़ें जो है ये फिजिकल कैपिटल के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो फिक्स्ड कैपिटल है और जो वर्किंग कैपिटल है ये किसके अंतर्गत आती है, ये फिजिकल कैपिटल के अंतर्गत आती है, विच इज वन ऑफ द 4 रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, मैंने आपको 4 रिक्वायरमेंट जो है वो यहाँ पर बताई थी, है ना। जैसे अगर आप देखोगे लैंड हो गया, ठीक है, लेबर हो गया, ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई ना, ऐसे 4 मैंने आपको फीचर्स बताए थे। पहले क्वेश्चन भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। तो एक काम करिए, कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि ये जो 4 आपको अलग अलग तरीके के यहाँ पर क्या देखने को मिलते हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, है ना, किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन को करने की, तो वो यहाँ पर क्या है वो आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि इसमें से ये कैपिटल जो होता है ये भी आपको देखने को मिलता है। पहली बात अगर आप देखेंगे तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका फिक्स्ड कैपिटल। तो फिक्स्ड कैपिटल में अगर आप देखेंगे तो बोला जा रहा है कि इट इंक्लूड्स फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच आर यूज्ड फॉर ईयर्स। ठीक है, मतलब कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स आपको देखने को मिलते हैं जिनको आप क्या करते हो कि कई सालों तक यहाँ पर यूज़ करते हो, ऐसी चीज़ को हम फिक्स्ड कैपिटल बोलते हैं। जैसे टूल्स एंड मशीन्स रेंज फ्रॉम वेरी सिंपल टूल्स सच एज दैट फार्मर्स प्लग टू सोफिस्टिकेटेड मशीन वगैरह हो गई।
इट इंक्लूड टूल, मशीन्स, बिल्डिंग्स, कंप्यूटर वगैरह। ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें आपको फिक्स्ड कैपिटल के अंतर्गत यहाँ पर देखने को मिलती हैं, है ना। ये फिजिकल कैपिटल है। जैसे अगर आपको याद होगा तो मैंने एक क्वेश्चन आपको अभी यहाँ पर कराया, ये देखो ये वाला, व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल के अंतर्गत यहाँ पर क्या होता है कि एक फिक्स्ड कैपिटल भी यहाँ पर आता है ना, और एक क्या होता है वर्किंग कैपिटल भी आता है। तो ये क्या है, ये फिक्स्ड कैपिटल है, और ये चीज क्या है, ये वर्किंग कैपिटल आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पर जो है वो आपको बताई गई है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि वर्किंग कैपिटल इट इंक्लूड्स वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच आर नीडेड टू बी अरेंज एवरी टाइम एट द टाइम ऑफ प्रोडक्शन। मतलब कि जब भी यहाँ पर क्या होगा कि टाइम ऑफ प्रोडक्शन होगा, जब भी किसी चीज को प्रोड्यूस करना होगा, तब इन चीजों की यहाँ पर क्या है कि आपको आवश्यकता यहाँ पर पड़ने वाली है। वॉट एवर मनी एंड रॉ मटेरियल आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन आर इंक्लूडेड इन इट, ठीक है। तो याद रखिएगा मनी इन हैंड, ठीक है, जो मनी इन हैंड है वो, और एक हो गया आपका रॉ मटेरियल। ये सब चीजें क्या होती हैं, ये सब चीजें हमारे प्रोडक्शन के दौरान काम आएंगी। तो ये क्या होता है कि ये भी आपका फिजिकल कैपिटल है, लेकिन ये वर्किंग कैपिटल के अंतर्गत देखने को मिलेगा, ठीक है भाई साहब। ये नोट कर लेना कि जो फिजिकल कैपिटल यहां पर होता है, ठीक है, इसमें दो चीजें होती हैं। एक हो गया आपका क्या, एक हो गया आपका वर्किंग कैपिटल, और एक हो गया आपका फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। फिक्स्ड कैपिटल में अगर आप देखोगे तो जो भी अलग अलग तरीके की मशीन्स हैं, ठीक है, इनको आप इंक्लूड कर लो। और वर्किंग कैपिटल में अगर आप देखोगे तो यहां पर हो गया आपका मनी इन हैंड, ठीक है, मनी इन हैंड हो गया, और दूसरी चीज यहां पर क्या हो गया आपका रॉ मटेरियल, ठीक है। तो ये हो गया रॉ मटेरियल। तो ये अगर आपको ध्यान रहेगा तो फिर आप चीजों को भूलोगे नहीं। फिर दूसरी बात यहां पर बताई जा रही है कि इट इज रिक्वायर्ड टू बी अरेंज अकॉर्डिंग टू द डिजायर्ड प्रोडक्शन, ठीक है। मतलब अगर आपको ज्यादा प्रोडक्शन करना है तो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, आपके हाथ में पैसा ज्यादा होना चाहिए। प्रोडक्शन यहाँ पर कम रहेगा तो फिर यहाँ पर क्या है कि चीजें जो है वो आपको कम लेवल पर देखने को मिलने वाली है, ठीक है। तो ये हो गया आपका वर्किंग कैपिटल, और ये हो गया आपका यहाँ पर फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट आर द मेन रीजन टू ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप्स इन अ ईयर इन पालमपुर, है ना। मतलब कि यहाँ पर क्या है कि 3 जो क्रॉप्स हैं वो यहाँ पर ग्रो हो रही थी, है ना। जैसे अगर आप देखोगे तो ज्वार एंड बाजरा, ठीक है, ज्वार एंड बाजरा हो गया, फिर यहाँ पर वीट हो गया, और फिर यहाँ पर क्या है कि आपको एक शुगर केन जो है वो देखने को मिल रहा है, और बीच में जो है वो आलू वगैरह का भी जो पोटैटो है उसका भी यहाँ पर प्रोडक्शन आपको देखने को मिलता था, ठीक है। तो ये पॉसिबल कैसे हो गया भाई कि इतनी सारी जो क्रॉप्स हैं वो एक साल में आप यहाँ पर ग्रो कर पा रहे हो, ठीक है। इसका कुछ तो कारण रहा होगा ना, जो पालमपुर में ये सब चीजें पॉसिबल हो रही थी। द मेन रीजन टू ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप्स इन अ ईयर इन पालमपुर आर, तो बोला जा रहा है टू ग्रो 3 डिफरेंट क्रॉप्स इन अ ईयर इन पालमपुर इज ड्यू टू द वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, याद रखिएगा कि भाई यहाँ पर क्या है कि इरिगेशन की जो फैसिलिटी थी ना वो एकदम बम्पर थी, है ना। मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं होती थी, एकदम बहुत अच्छा तरीके का जो इरिगेशन सिस्टम था वो यहाँ पर डेवलप किया गया था। इलेक्ट्रिसिटी कम अर्ली टू द पालमपुर, इट इज मेजर इम्पैक्ट वॉज टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरिगेशन। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब इलेक्ट्रिसिटी वगैरह यहाँ पर आ गई तो उसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ कि जो इरिगेशन है ना, वो अच्छी तरीके से यहाँ पर डेवलप हो गया, और इसकी वजह से क्या है कि जो खेती वगैरह है वो काफी आसान आपको यहाँ पर होती हुई दिखाई दी। दूसरी बात, पर्शियन व्हील्स वर टिल देन यूज्ड बाय द फार्मर्स टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल एंड टू इरिगेट स्मॉल फील्ड। मैंने पर्शियन जो यहाँ पर व्हील होते हैं उनकी फोटो भी दिखाई थी, है ना, जिससे क्या करते थे, कुएं से पानी निकालते थे। पीपल शो दैट इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल कुड इरिगेट मच लार्जर एरियाज ऑफ लैंड मोर इफेक्टिवली, है ना। लोगों को लगा कि भाई जो ट्यूबवेल्स वगैरह हैं इनका अगर हम यहाँ पर यूज करेंगे तो क्या होगा कि ज्यादा एरियाज को हम यहाँ पर कवर कर सकते हैं, और जो पानी वगैरह देना होगा, जो सिंचाई वगैरह यहाँ पर की जाएगी, इरिगेशन यहाँ पर होगा, वो भी अच्छी तरीके से यहाँ पर किया जा सकता है। तो लोगों को ये चीज यहाँ पर रियलाइज हुई, और इसलिए ट्यूबवेल्स वगैरह का जो यूज है वो यहाँ पर बड़े स्केल पर हुआ। द फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स वर इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट, पहले कुछ जो ट्यूबवेल्स थे वो सरकार ने यहाँ पर इंस्टॉल किए, लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हुआ कि बाद में लोगों ने अपने जो प्राइवेट ट्यूबवेल्स थे वो यहाँ पर क्या हुआ कि लोगों ने इंस्टॉल करना यहाँ पर स्टार्ट कर दिया। एज अ रिजल्ट बाय मिड 1970s द एंटायर कल्टिवेटेड एरिया ऑफ 200 हेक्टेयर वॉज इरिगेटेड। मतलब कि जितने भी एरिया में यहाँ पर खेती होती थी, टोटल जो कल्टिवेबल यहाँ पर एरिया था, उन सब चीज़ों को हमने यहाँ पर क्या कर दिया कि इरिगेशन में जो है वो कन्वर्ट कर दिया, और इरिगेशन की फैसिलिटी है, मॉडर्न टेक्निक्स यहाँ पर यूज़ हो रही हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा कि साल में 3 खेती जो है वो यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था वो यहाँ पर क्या था, वो था इरिगेशन, क्योंकि इरिगेशन की फैसिलिटी यहाँ पर बहुत अच्छी थी, और इसी वजह से जो पालमपुर विलेज के यहाँ पर फार्मर्स थे वो साल में 3 खेती यहाँ पर बहुत आसानी से कर पाते थे। अगर आप चाहोगे ना तो इंट्रोडक्शन में आप ये भी लिख सकते हैं जो मैंने आपको बताया कि कौन से सीजन में कौन से अलग अलग तरीके की खेती उनके द्वारा यहाँ पर की जाती थी, तो वो भी लिख दोगे तो एग्जामिनर को ये भी पता चल जाएगा कि तुम्हें इन्फॉर्मेशन है कि किस तरीके की खेती यहाँ पर होती थी।
चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए दिया हुआ है कि व्हाट इज मीन्ड बाय द ग्रीन रेवोल्यूशन, मेंशन सम ऑफ इट्स इंपॉर्टेंट फीचर्स। वैसे तो हमने इसको अलग अलग करके काफी बार क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है, लेकिन 5 नंबर के लिए ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्टली यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है और इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में बताइए। तो द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द लेट 1960s इंट्रोड्यूस्ड द इंडियन फार्मर टू कल्टीवेशन ऑफ व्हीट एंड राइस यूजिंग हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स। मतलब कि पहले क्या होता था कि खेती होती थी, है ना, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि उतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होता था। तो 1960s में क्या हुआ कि MS स्वामीनाथन जी, जिनको फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन यहाँ पर कहा जाता है, उनकी अगुवाई में हमारे देश में क्या है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत होती है। और उससे क्या है कि लोगों को ये बोला जाता है कि भाई एग्रीकल्चर में जो व्हीट और राइस है उसका कल्टीवेशन हम बड़े स्केल पर करेंगे, और उसके लिए जो सीड्स होंगी वो कौन सी होंगी, वो हाई यील्डिंग वेराइटीज जो है यहाँ पर सीड, जिसको हम यहाँ पर HYV सीड्स यहाँ पर कहते हैं, उनका प्रयोग करेंगे। कंपेयर टू द ट्रेडिशनल सीड, द HYV सीड्स प्रॉमिस टू प्रोड्यूस मच ग्रेटर अमाउंट ऑफ ग्रेन ऑन अ सिंगल प्लांट। तो इसमें ये बोला गया कि अगर आप जो ट्रेडिशनल यहाँ पर सीड्स होते हैं उनका प्रयोग करोगे तो उससे प्रोडक्शन थोड़ा कम होगा, लेकिन अगर आप HYV सीड्स का प्रयोग करते हो, है ना, तो एक सिंगल प्लांट से आपको जो टोटल प्रोडक्शन देखने को मिलेगा वो यहाँ पर क्या है कि वो ज़्यादा देखने को मिलेगा। As a result, the same piece of land would now produce far larger quantity of food grain than was possible earlier। पहले जितना प्रोडक्शन होता था उसके बाद यहाँ पर क्या है कि उससे ज़्यादा प्रोडक्शन यहाँ पर HYV सीड्स के थ्रू होने लगा। HYV सीड्स however need plenty of water। अब ये याद रखिएगा कि जो ये HYV सीड्स होते हैं इसमें वाटर की ज़रूरत होती है, केमिकल फर्टिलाइजर की यहाँ पर ज़रूरत होती है, पेस्टिसाइड्स की यहाँ पर ज़रूरत होती है, ताकि यहाँ पर अच्छे रिजल्ट जो है वो अपने दिखा सकें। हायर यील्ड वर पॉसिबल ओनली फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर, इरिगेशन, पेस्टिसाइड। मतलब कि अगर आपको यहाँ पर क्या करना है कि HYV जो सीड्स हैं इनका प्रयोग करना है ना, तो इनके साथ आपको इरिगेशन, फर्टिलाइजर और जो पेस्टिसाइड हैं वो भी यहाँ पर आपको भरपूर मात्रा में प्रोवाइड करने पड़ेंगे, तब कहीं जाकर आप कह सकते हैं कि चीज़ें जो है वो आपके फेवर में होंगी और आसानी से, है ना, आप यहाँ पर क्या कर सकते हो कि जो अपना ओवरऑल प्रोडक्शन है उसको यहाँ पर बढ़ा सकते हो। इसका जो मेनली बेनिफिट यहाँ पर हुआ किसको किसको हुआ, पंजाब को, ठीक है, हरियाणा को और वेस्टर्न यूपी को यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इन्होंने यहाँ पर क्या किया कि जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स थी उनको इंट्रोड्यूस किया, और यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि इन लोगों ने ट्यूबवेल्स वगैरह बनाए, है ना, HYV सीड्स का प्रयोग किया, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड का यूज़ किया। इवन पंजाब एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर आज के टाइम पीरियड पर भारत का सबसे ज़्यादा जो फर्टिलाइजर है ना, जो यहाँ पर उर्वरक होते हैं वो यहाँ पर यूज़ होते हैं, जो केमिकल फर्टिलाइजर का सबसे ज़्यादा यहाँ पर उपयोग करता है। सम ऑफ देम वॉट, ठीक है, फेरा मशीनरी, लाइक जो भी यहाँ पर आपके मशीनरी वगैरह होती हैं, है ना, जैसे ट्रैक्टर हो गया, थ्रेशर हो गया, विच मेड प्लबिंग एंड हार्वेस्टिंग फास्टर, दे वर रिवॉर्डेड विद द हाई यील्ड ऑफ व्हीट। और इसकी वजह से क्या हुआ कि जो भी यहाँ पर आप मशीनरी वगैरह का यूज़ है जब इन्होंने इंट्रोड्यूस किया तो इनका काम आसान बन गया, और इससे क्या हुआ कि इनका जो ओवरऑल प्रोडक्शन है वो भी आपको बढ़ता हुआ दिखाई दिया। तो ये ग्रीन रिवॉल्यूशन है। MS स्वामीनाथन जी का अगर आप नाम लिखना चाहेंगे तो बहुत अच्छी बात है, उनका नाम आप ज़रूर लिखिएगा इसमें, और इससे किस किस स्टेट को बेनिफिट हुआ, क्या क्या इसके की पॉइंट्स थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए दिया हुआ है कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ फार्मिंग। ठीक है, जो ट्रेडिशनल मेथड है, ट्रेडिशनल मतलब जो पहले से यहाँ पर चला आ रहा है, ठीक है, उसमें उस मेथड्स में जो यहाँ पर फार्मिंग होती है उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लिखने हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता था कि जो ट्रेडिशनल सीड्स हैं वो यहाँ पर यूज़ होंगी, है ना, जैसे मान लीजिए कि पिछले साल आपने खेती करी, कुछ साल के बाद उसी सीड्स का आप यहाँ पर क्या करोगे, प्रयोग करोगे। कोई ऐसा कोई अलग से कोई यहाँ पर जो बीज है वो उत्पन्न नहीं किया जाएगा, मतलब कोई अलग से सीड्स यहाँ पर नहीं आएंगे, जो पहले यहाँ पर आपके सीड्स थे उन्हीं का आप यहाँ पर प्रयोग करने वाले हो। फिर उसके बाद जो इरिगेशन थी, है ना, इरिगेशन यहाँ पर क्या है, सिंचाई वगैरह, वो मॉनसून के ऊपर डिपेंडेंस है ना भाई। खेती में अगर यहाँ पर क्या होगा कि बारिश अच्छी होगी तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो आपकी खेती अच्छी होगी, अगर बारिश अच्छी नहीं होगी तो खेती अच्छी नहीं होगी, ठीक है, ये बात यहाँ पर है। फिर वुडन टूल्स एंड इक्विपमेंट्स आर यूज्ड, है ना, उस टाइम पीरियड पर जो भी आपके इक्विपमेंट वगैरह, मशीन्स वगैरह यहाँ पर यूज़ होती थी वो नॉर्मल लेवल की होती थी, वुडन बेस्ड यहाँ पर होती थी। बहुत हाई लेवल मशीनरी, सोफिस्टिकेटेड मशीनरी जो है उनका चलन नहीं था। फिर उसके बाद अगर आपको अपने खेत की जुताई करनी है तो आप क्या करते थे कि जो बुलक कार्ट्स वगैरह होते थे उनका यूज़ करते थे। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है कि जो प्रोडक्शन है वो सरप्लस प्रोडक्शन नहीं होता था, है ना। पहले भारत में जो खाने पीने की चीज़ें थी उतने बड़े स्केल पर नहीं अवेलेबल होती थी, हम नॉर्मल खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर इम्पोर्ट करते थे, है ना, मंगाते थे। आज के टाइम पीरियड पर भारत जो है वो एक्सपोर्ट भी बड़े स्केल पर करता है, तो सरप्लस प्रोडक्शन पहले नहीं था, वो ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद अगर आप देखोगे तो सरप्लस प्रोडक्शन यहाँ पर बढ़ा।
मैन्योर एंड काउ डंग आर यूज टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, है ना। जो मैन्योर वगैरह होते हैं, जो काउ डंग होते हैं, है ना, ये सब चीजें हम यूज करते थे, क्योंकि पहले केमिकल फर्टिलाइजर जो हैं उनका यूज नहीं किया जाता था, ठीक है। तो ये सब हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स थे, और इन मेथड्स के बेसिस पे हमने यहाँ पर क्या है कि पहले खेती करी थी, लेकिन आज के टाइम पीरियड पर हमने अपने आप को जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं उनमें शिफ्ट कर लिया। लेकिन अब समय ऐसा आ गया है कि हम लोग ऑर्गेनिक जो खेती है उसकी तरफ यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो, पहला ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा है? पहला ऑर्गेनिक स्टेट है सिक्किम, ठीक है। सिक्किम जो है वहाँ पर जो पूरी खेती होती है वो ऑर्गेनिक खेती आपको देखने को मिलेगी, है ना। तो पहला ऑर्गेनिक स्टेट जो है वो यहाँ पर क्या है, वो आपको देखने को मिलेगा सिक्किम, ठीक है। एक बहुत ही शानदार और बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, देखते हैं आप में से कौन आंसर कर पाता है। ये तो स्टेट हो गया, है ना। सिक्किम जो है वो क्या है, ये पहला ऑर्गेनिक स्टेट है, जो इंडिया का पहला ऑर्गेनिक स्टेट यहाँ पर डिक्लेयर किया गया। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि पहला यूनियन टेरिटरी, है ना, जिसको यहाँ पर ऑर्गेनिक यूनियन टेरिटरी यहाँ पर डिक्लेयर किया गया, मतलब वहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। आपको ऑप्शन दे देता हूँ मैं। पहला ऑप्शन यहाँ पर है आपका लक्षद्वीप, ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका लक्षद्वीप। दूसरा ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो यह है आपका पुडुचेरी, ठीक है, दूसरा ऑप्शन हो गया पुडुचेरी, और तीसरा ऑप्शन हो गया आपका अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, इन तीनों में से। और चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। ये चार ऑप्शन मैंने आपको दे दिए। आप में से देखते हैं कि वो कौन चक्रवाती जो है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि चक्रवर्ती स्टूडेंट है ना, जो यहाँ पर क्या करेगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर दे पाएगा, ठीक है। देखते हैं आप में से कितने लोग देते हैं। तो पहला यूनियन टेरिटरी जिसको ऑर्गेनिक यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया गया, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार, ऑल, है ना। और इंडिया में सबसे पहला जो था वो सिक्किम आपको देखने को मिलेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 37 देखो दिया है कि व्हाट आर द इल इफेक्ट्स ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन उसका क्वेश्चन का पूछने का तरीका अलग था। तो अब यहाँ पर क्या है कि इल इफेक्ट्स आपको बताने के ग्रीन रिवॉल्यूशन के यहाँ पर क्या है। तो जब आप आंसर लिखिएगा ना, थोड़ा सा ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में बता देना, किसको इंट्रोड्यूस किसने किया, है ना, किसको बेनिफिट मिला, ये लिख देना थोड़ा इंट्रोडक्शन। अब इसके इल इफेक्ट्स यहाँ पर क्या है। सो ग्रीन रिवॉल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया कि दबाकर केमिकल फर्टिलाइजर जो है उसका प्रयोग किया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो कम हो गई। अगर आप सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करना चाहते हो तो बड़े स्केल पर आपको केमिकल फर्टिलाइजर यूज करना पड़ेगा, जो पंजाब की स्थिति यहाँ पर हो गई है। जब हमने यहाँ पर क्या किया कि इरिगेशन भी ज़्यादा चाहिए, है ना, क्यों, क्योंकि HYV जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हैं, इनका अगर हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे तो हमको इरिगेशन भी बड़े लेवल पर चाहिए, है ना। और साथ ही साथ हमको यहाँ पर क्या करना है कि जो केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह उनका भी प्रयोग करना है। तो लोगों ने क्या किया है कि ट्यूबवेल वगैरह खूब चलाए, प्राइवेट ट्यूबवेल भी यहाँ पर हो गए हैं, तो लोगों ने खूब किया, जिससे वाटर टेबल जो समुद्र जो यहाँ पर क्या है कि ज़मीन के अंदर पानी का स्तर है, वाटर लेवल है, वो यहाँ पर बहुत कम हो गया है। इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज लाइक सॉइल फर्टिलिटी एंड ग्राउंड वाटर आर बिल्ट अप ओवर ईयर्स, वंस डिस्ट्रॉयड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिस्टोर देम। अब ये सब चीज़ें क्या हैं कि इन सब चीज़ों में समय लगा है ना, सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने में समय लगता है। एक बार ये सब चीज़ें अगर समाप्त हो जाएंगी तो फिर यहाँ पर क्या होगा कि इसको रिस्टोर करना जो है वो बहुत मुश्किल यहाँ पर काम हो जाता है। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स यूजेस अंडर द ग्रीन रिवॉल्यूशन हैव ओवर यूज द नेचुरल रिसोर्सेज बेस, मैक्सिमम फॉरेस्ट लैंड वॉज कन्वर्टेड इनटू द एग्रीकल्चर लैंड, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि पॉपुलेशन बढ़ी, पॉपुलेशन जब बढ़ी तो लोगों को खाना खिलाने के लिए ज़रूरतें बढ़ी, तो लोगों ने क्या कर दिया कि फॉरेस्ट लैंड को जो है वो एग्रीकल्चरल लैंड में कन्वर्ट कर दिया, मशीन्स वगैरह का यूज़ करके खूब खेती यहाँ पर होने लग गई। द ग्रीन रिवॉल्यूशन वॉज लिमिटेड ओनली अप टू द फ्यू स्टेट लाइक पंजाब एंड हरियाणा, जो वेस्टर्न यूपी हो गया, पंजाब, हरियाणा, यहीं पर ग्रीन रिवॉल्यूशन के जो बेनिफिट्स हैं वो आपको देखने को मिले, बाकी स्टेट्स पे देखने को नहीं मिले, ठीक है। तो ये भी है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि जो ओवरऑल कॉस्ट है, जो एग्रीकल्चर की ओवरऑल कॉस्ट है, वो भी यहाँ पर क्या है, वो भी बढ़ जाएगी। अब जो गरीब किसान है वो थोड़ा ना खरीद पाएगा भाई, इतने महंगे महंगे फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इतना इरिगेशन की फैसिलिटी थोड़ा ना अवेलेबल है। तो इस वजह से क्या है कि कई बार जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो देखने को मिलती रहती हैं, ठीक है। तो ये कुछ इसके इल इफेक्ट्स हैं जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, तो इसके बारे में आपको जानकारी यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए दिया हुआ है कि हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फार्मर्स ऑफ पालमपुर, है ना, मतलब कि जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन था, जो यहाँ पर क्या थे कि जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे पालमपुर विलेज के जो फार्मर्स थे उनके बीच में जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर हुआ था वो यहाँ पर किस तरीके से हुआ था, ये चीज़ आपसे पूछी जा रही है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि पालमपुर में करीब 1/3 ऑफ दी 450 फैमिलीज, है ना, मतलब कि 450 फैमिलीज थी, उसमें से 1/3 फैमिलीज मतलब कि 150 फैमिलीज जो थी वो यहाँ पर क्या है, मोस्ट ऑफ देम आर दलित एंड हैव नो लैंड फॉर कल्टीवेशन, ठीक है। उनके पास यहाँ पर क्या है कि ज़्यादा कोई कल्टीवेशन वगैरह के लिए कुछ भी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी, मतलब कि 450 फैमिलीज हैं टोटल, ठीक है। उनमें से अगर आप 150 फैमिलीज को देखोगे
तो 150 फैमिलीज जो हैं उनमें से ज़्यादातर जो है वो दलित थे, एससी कम्युनिटी आपको देखने को मिलेंगे और उनके पास कल्टीवेशन के लिए कोई लैंड वगैरह अवेलेबल नहीं था। 240 families cultivate small plots of land less than 2 hectares in size. Cultivation of such plot does not bring adequate income to the farmer's family. अब इसमें से 240 जो यहाँ पर फार्मर्स हैं उनके पास 2 हेक्टेयर से कम लैंड था। मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये वो फार्मर्स हैं जो स्मॉल फार्मर की कैटेगरी में आपको देखने को मिलेंगे। तो इनके पास ज़्यादा लैंड अवेलेबल नहीं था, तो इससे केवल खुद का पेट भरने के लिए ही चीज़ें अवेलेबल हो पाती थी। बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हम यहाँ पर नहीं कर पाते थे। On the other hand, more than half of the area of the village is covered by the plot that are quite large in size. और जैसे आपके बुक में एक फोटो भी दी हुई है, उसमें दिखा हुआ है कि खेत किस तरीके से होता था। इन पालमपुर देर आर 60 families of medium and large farmers who cultivate more than 2 hectares of land. तो उसके बाद अगर आप देखोगे तो करीब 60 फैमिली यहाँ पर जो थी वो कौन सी थी, वो ऐसी फैमिली थी जिनके पास लैंड क्या था, 2 हेक्टेयर से आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। मतलब कि वो मीडियम फार्मर्स या लार्ज फार्मर्स आपको देखने को मिलेंगे। और उसके बाद यहाँ पर क्या है कि कई सारे लार्ज फार्मर्स ऐसे थे जिनके पास 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा है। जैसे कई बार होते हैं ना कि कई लोग के पास जो ज़मीन वगैरह होती है वो बहुत ज़्यादा लेवल पर होती है, तो इनके पास करीब 10 हेक्टेयर से ज़्यादा भी लैंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है 150, उनके पास कोई खेती नहीं है, वो दूसरों के खेत में काम करते हैं। 240 ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम आपको देखने को मिलता है। और 60 यहाँ पर आपको फैमिलीज ऐसी देखने को मिलेंगी जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड है, मतलब कि वो मीडियम और स्मॉल फार्मर्स से आपको बड़े देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ कुछ फार्मर्स ऐसे हैं जिनके पास 10 हेक्टेयर या उससे भी ज़्यादा लैंड देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आप अपनी बुक देखोगे ना तो बुक में आपको एक डायग्राम बना हुआ दिखने को मिल रहा है, जिसमें कहीं कहीं पर तो बहुत बड़े बड़े प्लॉट हैं और साइड साइड में आपको छोटे देखने को मिलेंगे। तो ये यही सब चीज़ें यहाँ पर बता रहे हैं कि वहाँ पर फार्मर्स के बीच में जो लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन था वो यहाँ पर किस तरीके से था। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 38। और इसी से अब हमारा यहाँ पर क्या होता है कि ये जो चैप्टर नंबर 1 था, ठीक है, जिसको हमने यहाँ पर बोला विलेज ऑफ पालमपुर, ठीक है, इसका पूरे के पूरे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपके एग्जामिनेशन में हो सकते हैं या जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, वो सब चीज़ें मैंने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करी। आसान चैप्टर था, इसलिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्वेश्चंस को कवर नहीं किया गया, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे ही नहीं। ठीक है, जितने यहाँ पर बन सकते हैं वो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली हैं। कोई भी डाउट होता है आपके मन में तो आप कॉमेंट सेक्शन में जो है बता सकते हैं। आपको सेशन कैसा लगा, आप अपना फीडबैक भी कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर मान लीजिए कि आप में से कोई स्टूडेंट क्लास 9th के दूसरे सब्जेक्ट के वीडियोस या सोशल साइंस के ही दूसरे वीडियोस को देखना चाहता है, तो उसका तरीका क्या होगा, तो आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स अवेलेबल हैं, आप उनको गो थ्रू कर सकते हैं, उनके माध्यम से आप उन वीडियोस को देख सकते हो। या फिर आप गूगल पर जाकर टाइप करिएगा magnetbrains.com। जैसे ही आप magnetbrains.com टाइप करोगे, आप इंडियाज़ नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर पहुँच जाओगे। ठीक है, जहाँ पर आपको इस तरीके का कुछ रूप जो है वो देखने को मिलेगा। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि अलग अलग तरीके के यहाँ पर टाइटल्स हैं, है ना, जैसे CBSE इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, स्पोकन इंग्लिश, NTSE, ओलंपियाड, ये सब चीज़ें यहाँ पर गिवन है। आपको क्लास 9th के वीडियोस देखना है तो आप किस पे क्लिक करोगे, CBSE इंग्लिश मीडियम पर क्लिक करिए, उसके बाद यहाँ पर क्लास 9 पर क्लिक करो। जैसे ही आप क्लास 9 पर क्लिक करोगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, जितने भी अलग अलग तरीके के सब्जेक्ट हैं सबके वीडियोज़ मिलेंगे। और नीचे की तरफ आके देखोगे तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और सिविक्स के भी फोल्डर्स आपके सामने अवेलेबल हैं। आपको क्या देखना है, इकोनॉमिक्स का देखना है, तो हमने इकोनॉमिक्स के ऊपर क्लिक किया, वॉच नाउ पर गए हम, और उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सभी चैप्टर्स के जो प्लेलिस्ट है वो आपको देखने को मिलेगी। द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, उसके बाद दूसरा चैप्टर है कि पीपल एज रिसोर्स। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो आप जो भी चैप्टर देखना चाहते हो उस पर क्लिक कर लो, तो उसके जो भी यहाँ पर आपके जैसे स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर है तो इसका कंप्लीट NCERT जो 1 शॉट रिवीजन है वो मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ में आ जाएगा। मैग्नेट ब्रेन्स पर KG से लेकर क्लास 12 तक की जो भी क्लासेस होती हैं, टेस्ट सीरीज होती हैं, 100% आपको फ्री प्रोवाइड की जाती है। इसके लिए कोई फीस है ना, या फिर आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दूसरे दोस्तों के साथ अलग अलग ग्रुप्स में भी इस वीडियो को शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मैग्नेट ब्रेन्स के इस वीडियो के साथ अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकें, कंटिन्यू कर सकें। तो अगले सेशन में इसके बाद वाला जो चैप्टर है पीपल एज ए रिसोर्स, ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, तब तक कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रिपेयरिंग। लगे रहो, एग्जाम क्लियर करो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।